हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपने हमारी पिछली कहानी को बहुत स्नेह दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपके उसी स्नेह को देखते हुए हम फिर से एक बार हाजिर हैं एक नई पेशकश के साथ, जिसका शीर्षक है इश्क है तुमसे। उम्मीद करते हैं हमारी बाकी की कहानियों की तरह ये कहानी भी आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती है। ज़िंदगी को लेकर सबका अनुभव अलग अलग होता है। हो सकता है ज़िंदगी को लेकर कुछ लोगों का अनुभव कड़वा भी रहा हो, लेकिन एक खूबसूरत सी ज़िंदगी जीने का हक सबको होता है। ज़रूरी नहीं कि अपने पास्ट की कड़वाहट की वजह से हम अपने आज और आने वाले कल को भी कड़वा बना दें। ज़िंदगी में मिठास को बरकरार रखना चाहिए। कुछ ऐसी ही सीख देती है हमारी आज की एक कहानी। आद्रिका ने घड़ी देखी। 9:35 हो गए थे। उसने निकलने से पहले एक बार फिर माँ को आवाज़ दी और कमरे में जाकर माँ को थोड़ी सी हिदायत दी। उसकी मेड आज फिर लेट थी। वो हमेशा लेट आती थी, पर आद्रिका उसका लेट आना चलाती थी क्योंकि वह भरोसेमंद थी और माँ का अच्छे से ध्यान रखती थी। उसने घर का मेन दरवाज़ा खोला और एक नज़र माँ के कमरे की ओर डाली, फिर घर का मेन डोर अच्छे से लॉक करके सीढ़ी उतर गई। वो अक्सर लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का ही उपयोग करती थी। हमेशा लिफ्ट के आने में देर हो जाती थी, इसलिए वो लिफ्ट के लिए रुकती ही नहीं थी। आज उसे वैसे भी कॉलेज जाने के लिए निकलने में ज़्यादा देर हो गई थी। जिस बिल्डिंग में रहती थी, वहाँ से मेन रोड तक 5 मिनट पैदल चलना पड़ता था। वह तकरीबन भाग कर ही मेन रोड तक आई थी। लेट होने की वजह से उसने ऑटो के लिए इधर उधर नज़र दौड़ाई। वैसे तो उसके पास उसकी खुद की कार थी, लेकिन वह खराब हो गई थी, इसलिए उसने रिपेयरिंग में दी हुई थी। उसने इधर उधर देखा तो रोड सुनसान पड़ा हुआ था। उसे कोई भी ऑटो या बस नज़र नहीं आ रही थी। सिर्फ और सिर्फ सबके प्राइवेट व्हीकल ही नज़र आ रहे थे। बस स्टैंड भी पूरा खाली पड़ा था। वह सोच में पड़ गई। तभी उसकी दोस्त और कॉलेज में उसकी असिस्टेंट रश्मि का कॉल आया। उसने कॉल उठाया तो रश्मि फटाफट बोलने लगी, कहाँ हो तुम? तुम्हें पता चला बस और ऑटो वाले के बीच लड़ाई हो गई है, उन दोनों ने ही हड़ताल कर ली है। तुम कॉलेज कैसे आओगी? तुम्हारी गाड़ी भी रिपेयरिंग में गई हुई है। तुम घर से निकली या नहीं? आद्रिका शांत दिमाग की लड़की थी। कोई और होती तो जरूर रश्मि पर गुस्सा करती। उसने रश्मि से कहा, फ़ोन रख, मैं आ ही रही हूँ। मैं तुमसे कॉलेज में बात करती हूँ। आद्रिका ने एक गहरी सांस ली और मन को शांत किया। फिर उसने अपना ध्यान सड़क पर लगाया। आज उसका किसी भी हालत में कॉलेज जाना जरूरी था। उसने अपने मन को लिफ्ट मांगने के लिए तैयार किया। तभी उसे सामने से ब्लैक मर्सिडीज आती हुई नजर आई। उसने बड़ी हिम्मत करके हाथ अपना आगे किया। मर्सिडीज उसके पास आकर रुकी। मर्सिडीज के मालिक ने आद्रिका के साइड के दरवाजे का कांच नीचे किया। आद्रिका ने झुककर अंदर देखा तो उसकी उम्र के आसपास का ही एक आदमी अंदर बैठा हुआ था। आद्रिका को थोड़ी हिचकिचाहट भी हुई, लेकिन फिर उसने वापस से हिम्मत इकट्ठी करके उस आदमी से बोला कि सर, आज बस और ऑटो की स्ट्राइक है। ये बात मुझे अभी पता चली है। मुझे आरएम कॉलेज तक जाना है। प्लीज़ सर, आप मुझे आगे तक लिफ्ट देंगे? उस आदमी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और आद्रिका की तरफ का कार का दरवाज़ा खोल दिया। आद्रिका थैंक्स कहकर अंदर बैठ गई। उस आदमी ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आद्रिका को इस तरह से किसी से लिफ्ट लेकर बैठना बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन उसकी भी मजबूरी थी। वह अपने आप को थोड़ी असहज महसूस कर रही थी। वह थोड़ी देर तक खिड़की के बाहर ही देखती रही। फिर उसने हिम्मत करके नज़रें थोड़ी उस आदमी की तरफ की। उसने देखा तो उस आदमी का ध्यान बिल्कुल भी आद्रिका की तरफ नहीं था। वह सिर्फ रोड पर ही देख रहा था और उसका ध्यान सिर्फ ड्राइविंग करने पर था। आद्रिका को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने कनखियों से 2-3 बार उस आदमी को देखा, पर वो आदमी ऐसे ही ड्राइविंग कर रहा था जैसे वहाँ दूसरा कोई है ही नहीं। थोड़ी देर में उसने आद्रिका को उसकी कॉलेज के बाहर उतार दिया। आद्रिका भी फटाफट उतरकर दौड़कर कॉलेज में चली गई। कॉलेज में पहुंचते ही आद्रिका फटाफट अपने डिपार्टमेंट में अपने ऑफिस में गई और वहां पर अलमारी खोलकर उसमें से पेपर का सेट निकालकर उसने प्यून को दिया। वो आते समय ही देखकर आई थी कि बाहर फॉर्म के लिए लंबी लाइन लग गई थी। प्यून के जाने के बाद रश्मि ने कहा, अच्छा हुआ तू आ गई यार, नहीं तो आज पता नहीं क्या हो जाता। हम हेड को क्या जवाब देते। जिंदगी में पहली बार अपने उसूलों के खिलाफ जाकर लिफ्ट मांग कर यहाँ पर आई हूँ। उसकी बात सुनकर रश्मि हंसने लग गई। किसने लिफ्ट दी तुम किससे लिफ्ट ली तुमने? पता नहीं, मर्सिडीज थी, ब्लैक कलर की। कोई आदमी था। कैसा दिखता था? रश्मि उसे छेड़ने लगी। ठीक से देखा नहीं, बस लिफ्ट ली। वो यहाँ पर छोड़ गया। एकदम से आद्रिका को ध्यान आया, अरे मैंने तो उसे थैंक यू भी नहीं कहा। उतरकर दौड़कर सीधी कॉलेज में आ गई। तू पागल है, थैंक यू तो बोल देती। अब ध्यान ही नहीं रहा। एकदम से ऑटो और बस की स्ट्राइक हो गई। वहाँ दिमाग पहले ही बंद हो गया था और वैसे ही मुझे आज निकलने में देर हो गई थी। माँ की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी और मेरी मेड, मैं निकली तब तक नहीं आई थी। अगर आज यह ज़रूरी ना होता तो मैं आती ही नहीं। आद्रिका को परेशान होता देख
रश्मि ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी डिपार्टमेंट की नई प्रोफेसर से मिलवाती हूँ। रश्मि ने कॉल करके किसी को अंदर बुलाया। थोड़ी ही देर में बाहर से एक लड़की अंदर आई। लगभग 28 की उम्र की वह लड़की देखने में बेहद सुंदर थी। उसने अपना परिचय सौम्या कश्यप के नाम से दिया। थोड़ी देर में आद्रिका ने सौम्या को उसका काम समझा दिया। वो अपने काम में लग गई और आद्रिका अपने लेक्चर के लिए चली गई। कॉलेज खत्म होने के बाद रश्मि आद्रिका को अपनी गाड़ी से घर छोड़ने के लिए आई। रश्मि आद्रिका को उसकी बिल्डिंग के नीचे उतारकर घर चली गई। आज उसे भी घर जल्दी जाना था। आद्रिका सीढ़ी चढ़कर अपने घर पर आई, चाबी से घर का मेन दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। उसकी माँ हॉल में ही बैठी हुई थी, उसका इंतजार कर रही थी। आद्रिका जोशी, उम्र 35 साल, दिखने में सुंदर, आरएम कॉलेज में हिंदी डिपार्टमेंट की हेड। पहले मिले प्यार में धोखे की वजह से उसने किसी पर भी विश्वास करना बंद कर दिया था। शादी से उसका विश्वास ही उठ गया था और उसके ऊपर अपनी माँ की जिम्मेवारी भी थी। इसलिए वह शादी करना ही नहीं चाहती थी। इसलिए 35 साल की उम्र में भी वह कुंवारी थी। उसे अपने अकेलेपन से कोई अफसोस नहीं था। वह अपनी माँ और अपनी जॉब के साथ बहुत खुश थी। दूसरी तरफ वह आदमी जिसका नाम अर्जुन कश्यप था, वो भी आद्रिका को उतार कर अपने रास्ते आगे बढ़ गया। उसे जैसे किसी से कोई मतलब ही नहीं था। आद्रिका के कॉलेज से थोड़े आगे ही उसकी ऑफिस थी। एक एडवर्टाइजमेंट के नाम से उसकी ऑफिस थी। गाड़ी से उतरकर उसने चाबी वॉचमैन को पकड़ाई और खुद बिल्डिंग के अंदर ऑफिस में चला गया। अर्जुन कश्यप शानदार शख्सियत का मालिक था। उम्र 38 के आसपास थी। डैशिंग पर्सनालिटी, एकदम फिट बॉडी, आंखों पर गोल्डन फ्रेम के चश्मे। उसकी पर्सनालिटी से उसकी उम्र का पता नहीं चलता था। उसकी एजेंसी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में टॉप की एजेंसी मानी जाती थी। उसकी एजेंसी जो आइडियाज़ देती थी, वैसे आइडियाज़ किसी और की एजेंसी के पास नहीं होते थे। 4 बजे जब आद्रिका कॉलेज से घर लौटी, तब उसकी माँ हॉल में बैठकर उसका इंतजार ही कर रही थी। आद्रिका भी अपनी माँ की बाजू में बैठ गई। उसने अपनी माँ का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे चूम लिया। उसने अपनी माँ से पूछा, ठीक हो ना? माँ ने कहा, हाँ। आद्रिका ने अपनी मेड कविता का पूछा। माँ ने कहा, वो आज जल्दी घर चली गई, उसके घर मेहमान आने वाले हैं। मैं आ गई हूँ ना, अब कुछ नहीं, पर मंडे से उसे पूरे टाइम यहाँ रहना पड़ेगा। मंडे से कॉलेज में एडमिशन शुरू हो रहे हैं, इसलिए अब काम ज़्यादा रहेगा। अब क्लास भी शुरू हो रहे हैं तो कॉलेज में छुट्टी नहीं कर पाऊंगी, रोज़ जाना पड़ेगा। मैं ठीक हूँ, मेरी तू फिक्र मत कर, मैं अपने हिसाब से देख लूँगी, तो अपने कॉलेज का देख। आद्रिका ने अपनी माँ से कहा, हाँ मुझे पता है, आप बहुत स्ट्रांग हो। चलो, मैं हम दोनों के लिए कड़क मीठी चाय बनाती हूँ। और आद्रिका उठकर किचन में चाय बनाने चली गई। उसकी माँ जाती हुई आद्रिका को जाते हुए देख रही थी और फिर उसने अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछ लिया। पिछले कई सालों से आद्रिका का यही रूटीन था। सुबह में कॉलेज जाना, शाम में घर आना, घर आकर माँ के साथ बैठकर गप्पे मारना, इधर उधर की बातें करना, चाय पीना, थोड़ी देर आराम करके फिर शाम को टहलने निकल जाना, फिर आकर अपने और माँ के लिए खाना बनाना, रात को कॉलेज का काम करना, बैठकर टीवी देखना या किताब पढ़ना और फिर सो जाना। आद्रिका ने अपने आप को एक रूटीन में बंद कर दिया था। वह बिल्कुल भी अब इधर उधर का सोचना ही नहीं चाहती थी। उसकी माँ को आद्रिका की चिंता हो रही थी, क्योंकि आद्रिका की उम्र हो रही थी। वह 35 साल की हो चुकी थी और वह शादी करना ही नहीं चाहती थी। उसकी माँ को लगता था कि अभी वह है तब तक ठीक है, जब वह नहीं होगी तो आद्रिका अकेली क्या करेगी। वह बिल्कुल ही अकेली हो जाएगी। आद्रिका की माँ चाहती थी कि आद्रिका अब अपने भूतकाल को भूलकर आगे बढ़े, लेकिन आद्रिका कुछ भी सुनना समझना नहीं चाह रही थी। एक बार हुए धोखे के बाद उसने अपने दिल के दरवाजे भी बंद कर लिए थे। रात को अर्जुन अपने घर लौटा। अर्जुन ने अपने घर की डोरबेल बजाई। एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। अर्जुन के चेहरे पर उस लड़की को देखकर मुस्कान आ गई। उसने लड़की के माथे पर एक किस किया। उसने पूछा, कैसा है बच्चा तू? आज तेरी जॉब का पहला दिन कैसा रहा? तेरे साथ लोग कैसे हैं? वो लड़की थी अर्जुन कश्यप की बहन सौम्या कश्यप। दरवाजे पर ही सब पूछ लोगे क्या भाई? पहले अंदर आओ, फ्रेश हो जाओ, खाना खाओ, फिर पूछना, फिर सब बताती हूँ। अर्जुन ने एक मुस्कान दी और अपने कमरे में चला गया। अर्जुन के घर में भी उसकी माँ और उसकी बहन थे। वह भी 38 साल की उम्र में अकेला ही था। उसकी शादी हुई थी, उसने लव मैरिज की थी, लेकिन उसका डिवोर्स हो गया था। उसका मोना से शादी करना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जिसे आज तक वो मान रहा था। उसके बाद उसका शादी पर से विश्वास ही उठ गया था। मोना से डिवोर्स के बाद उसने कभी भी किसी लड़की को अपने करीब आने ही नहीं दिया था। उसने भी अपने दिल के दरवाजे बड़े सख्ती से बंद कर लिए थे। और वहीं सौम्या कश्यप के पति का 4 साल पहले ही एक हादसे में शादी के 3 ही महीने बाद देहांत हो गया था।
अपनी बेटी को इस तरह छोटी सी उम्र में शादी के 3 महीने में ही विधवा होते देख माँ का दिल टूट गया और वो व्हील चेयर पर आ गई। आज तक अर्जुन कश्यप की माँ अपने बेटी के दुख से बाहर नहीं आ पाई थी और बेटे के डिवोर्स ने उन्हें और तोड़ दिया था। सौम्या ने भी अपने आप को अपने पति की यादों के साथ कैद कर लिया था। वह भी अब किसी और के साथ आगे बढ़ना नहीं चाहती थी। छोटी सी उम्र में विधवा हुई बहन और उसके दुख में बीमार हो गई माँ, उस पर अपनी शादी के कुछ ही समय में हो गए डिवोर्स की वजह से अर्जुन भी अंदर से टूट गया था। एक खालीपन ने उसे घेर लिया था। उस घर में तीनों व्यक्ति एक खालीपन के साथ जीते थे। दूसरे दिन संडे था। यह एक ही दिन होता था जब आद्रिका और अर्जुन दोनों ही अपने अपने घर में बिताते थे। आद्रिका भी घर के लिए जो कुछ भी सामान लाना होता था वह मार्केट से लेकर आती थी। आद्रिका भी नहा धोकर मार्केट जाने के लिए तैयार हुई थी। तभी उसकी माँ ने कहा कि मुझे आज मंदिर दर्शन करने का मन है, तुम मुझे जाते समय मंदिर छोड़ दो और फिर तुम मार्केट चली जाओ। आद्रिका ने एक बार माँ को मना भी किया, आज मेरी गाड़ी नहीं है, ऑटो करके जाना पड़ेगा, तो इस बार रुक जाओ। लेकिन आद्रिका की माँ ने कहा कि नहीं, मुझे बस आज दर्शन करने जाना ही है, बड़ी इच्छा हो रही है भगवान के दर्शन की। आद्रिका अपनी माँ को ज़्यादा ना नहीं कह सकती थी, इसलिए उसने हाँ कर दी और माँ को तैयार होने के लिए कहा। दूसरी तरफ अर्जुन की माँ ने भी सौम्या से कहा कि आज मुझे मंदिर ले जा, बड़े दिनों से मंदिर दर्शन करने की इच्छा थी। सौम्या बोली, मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे थोड़ा काम है, मैं भाई को बोल देती हूँ, वह आपको ले जाएंगे। सौम्या ने अर्जुन को कहा, भाई माँ को मंदिर जाना है, मुझे काम है, आप उन्हें ले जाओ। अर्जुन कभी अपनी माँ को ना नहीं कहता था, इसलिए उसने उसने अपनी माँ को हाँ कह दिया। अर्जुन अपनी माँ को लेकर मंदिर पहुँचा। आद्रिका ने कविता और अपनी माँ को मंदिर में छोड़ा और 1 घंटे में वापस आने का बोलकर मार्केट चली गई। अर्जुन के साथ रमा मौसी थीं। वो बरसों से अर्जुन के घर की देखभाल करती थीं। जिस दिन से अर्जुन की माँ बीमार हुई थी वो 24 घंटे उनके साथ ही रहती थीं। अर्जुन ने व्हील चेयर पर अपनी माँ को बिठाया और रमा मौसी के साथ मंदिर में आया। उधर कविता भी आद्रिका की माँ को लेकर मंदिर में आ गई। आज रविवार की वजह से मंदिर में भीड़ भी ज़्यादा थी। आद्रिका की माँ की तबीयत पहले से ही थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके मन में दर्शन करने की इच्छा थी, इसलिए वह जिद करके मंदिर आई थीं। अर्जुन बरसों से उस मंदिर में आता था, इसलिए सब वहाँ पर उसे जानते थे। इसलिए अर्जुन अपनी माँ को व्हील चेयर में लेकर आगे की तरफ जाकर खड़ा हो गया। अभी मंदिर में आरती का समय हो रहा था। आरती होने के बाद पुजारी मंदिर के सब भक्तों को आरती दे रहे थे। अचानक से एक छोटे बच्चे का हाथ लग गया और आरती की थाली आद्रिका की मम्मी के पैर पर गिर गई। अर्जुन फटाफट भागकर आद्रिका की मम्मी के पास आया और उसने अपने हाथों से आद्रिका की मम्मी के पैर पर गिरी जलती हुई आरती की ज्योत को हटाया। जलती हुई आरती की ज्योत पैर पर गिरने से आद्रिका की मम्मी का पैर जल गया था। अर्जुन आद्रिका की मम्मी को अपने गोद में उठाकर मंदिर के एक तरफ जहाँ भीड़ कम थी वहाँ पर लेकर आया। उसने रमा मौसी को भी अपनी माँ को वहाँ लेकर आने के लिए कहा। अर्जुन ने आद्रिका की मम्मी को वहाँ एक तरफ बिठाया और जाकर पानी लेकर आया और उनके पैर के ऊपर ठंडा पानी डालने लगा। अर्जुन की वजह से आद्रिका की मम्मी का पैर ज़्यादा जल नहीं पाया था, पर घबराहट की वजह से आद्रिका की मम्मी की तबीयत खराब होने लगी थी। यह सब होने से कविता भी बेहद डर गई थी। उसे लगा कि अब आद्रिका उसे डांटेगी कि उसने उसकी मम्मी का ख्याल नहीं रखा, लेकिन यह सब इतना अचानक हुआ कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया था। डर के मारे वह आद्रिका को कॉल करके बताना ही भूल गई। घबराहट की वजह से आद्रिका की मम्मी की तबीयत बिगड़ने लग गई थी। अर्जुन ने जब देखा तो उसने उन्हें हॉस्पिटल ले जाना ही सही समझा। उसने कविता को उनकी फैमिली को इन्फॉर्म करने के लिए कहा और आद्रिका की मम्मी को गोद में उठाकर अपनी कार में बिठाया। बाकी सबको भी गाड़ी में बिठाकर उसने गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ ले ली। उधर आद्रिका को भी जैसे ही कविता से पता चला कि उसकी मम्मी का पैर जल गया है और उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं, वह भी सामान लेना छोड़कर सीधी सिटी हॉस्पिटल की तरफ भागी। आद्रिका ने हॉस्पिटल पहुंचकर कविता को कॉल लगाया। कविता ने उससे जहां पर उसकी मां को रखा था वहां आने के लिए कहा। आद्रिका वहां पर पहुंच गई जिस रूम में उसकी मां को रखा गया था। अभी डॉक्टर उसकी मां का चेकअप कर रहे थे। आद्रिका ने डॉक्टर से अपनी मां के बारे में पूछा। डॉक्टर ने बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है, इनका बस बीपी हाई हो गया था, लेकिन हमने इंजेक्शन दे दिया है, वह बिल्कुल अब ठीक है। आप चाहें तो उन्हें 2 घंटे बाद घर ले जा सकती हैं। और हाँ, पैर में जहाँ जल गए हैं वहाँ पर भी हमने ट्रीटमेंट कर दी है। अपनी माँ को ठीक देखकर आद्रिका ने एक राहत की सांस ली। उसने कविता से उस आदमी के बारे में पूछा जो उसकी माँ को हॉस्पिटल लेकर आया था। कविता ने आद्रिका के पीछे की तरफ इशारा किया।
आद्रिका ने पीछे मुड़कर देखा तो अर्जुन थोड़ी दूरी पर खड़ा था। आद्रिका अर्जुन को तुरंत ही पहचान गई। कल उसने जिससे गाड़ी में लिफ्ट ली थी ये वही था। आद्रिका अर्जुन के पास आई। अर्जुन ने आद्रिका को देखा तो वह तुरंत ही उसे पहचान गया। आद्रिका ने अपना परिचय दिया। उसने अर्जुन से कहा, दरअसल मैं आपको कल भी थैंक यू कहना चाहती थी, लेकिन तब मुझे इतनी देर हो गई थी कि मैं जल्दी जल्दी में चली गई। आपको कुछ कह नहीं पाई थी। कल के लिए और आज के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद। अगर अगर आज आप माँ की मदद नहीं करते तो मम्मी की ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाती। अर्जुन ने सिर्फ इट्स ओके कहा और कहा कि अब मैं चलता हूँ। अगर कोई ज़रूरत हो तो यह मेरा कार्ड है, मुझे बुला लेना। अर्जुन के हाथ से कार्ड लिया और हाँ में सर हिलाया। अर्जुन ने एक हल्की सी स्माइल देकर वहाँ से चला गया। आद्रिका वापस कविता के पास आई। कविता, बहुत भला इंसान है ये। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि कुछ समझ ही नहीं आया। पुजारी जी आंटी को आरती दे रहे थे, तभी एक बच्चे का हाथ लग गया और थाली आंटी के पैर पर गिर गई। पूरी आरती की ज्योत आंटी के पैर पर गिर गई। ये तुरंत आंटी के पास आए और उन्होंने अपने हाथों से आंटी जी के पैर पर से जलती हुई ज्योत हटाई और फिर आंटी को गोदी में लेकर उन्हें एक तरफ ले गए, यहाँ तक लेकर भी आए। आद्रिका ने कहा, इतनी बकवास पहले कर ली, उनके हाथ का तू पहले नहीं बोल सकती थी? मैं उनके हाथ का हालचाल भी पूछ लेती, उनको हाथ में भी कुछ दवाई लगवा देती। खैर अब तो वह चले गए हैं, चलो अब माँ के पास चलते हैं। अर्जुन हॉस्पिटल के बाहर आया तो उसका ड्राइवर गाड़ी लेकर ही खड़ा ही था। वह गाड़ी में बैठ गया और उसने अपने ड्राइवर को मेडिकल स्टोर के बाहर गाड़ी खड़ी रखने को लिए कहा। ड्राइवर ने गाड़ी एक मेडिकल स्टोर के बाहर ले जाकर खड़ी की। अर्जुन ने मेडिकल स्टोर में से कुछ दवाइयाँ लीं और वापस गाड़ी में बैठ गया। जैसे ही अर्जुन घर आया, उसकी माँ हॉल में ही उसका इंतजार कर रही थी। अर्जुन सीधा अपनी माँ के पास आया। उसकी माँ ने अर्जुन से आद्रिका की माँ के बारे में पूछा। अर्जुन ने बताया कि पैर उनका ठीक है और घबराहट की वजह से उनका बीपी हाई हो गया था। उनकी बेटी वहाँ पर आ गई तो मैं वहाँ से निकल आया। अर्जुन अपना हाथ अपनी माँ से छुपाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी माँ से कहा, माँ आप खाना लगवाओ, बहुत भूख लगी है। मैं अभी कपड़े बदल कर आता हूँ। लेकिन उसकी माँ को पहले ही पता था कि अर्जुन का हाथ जल गया है। उन्होंने उसका हाथ देखने के लिए मांगा। अर्जुन ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं दवाई लेकर आया हूँ। मैं अभी हाथ धोकर दवाई लगा देता हूँ, फिर खाना खाते हैं। अर्जुन के जाने के बाद अर्जुन की माँ रोने लगी। रमा उनके पास आई। उन्होंने रमा से कहा, इतना अच्छा श्रवण जैसा मेरा बेटा है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। पता नहीं क्यों उसके साथ इतना बुरा हुआ। उस लड़की को तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी जिसने मेरे बेटे की ज़िंदगी तबाह कर दी, उसे तोड़कर रख दिया। अब वह किसी भी लड़की पर विश्वास ही नहीं करता है। ऐसे अकेले तो उसकी ज़िंदगी कैसे कटेगी। रमा, अब तक धीरज रखा है तो थोड़ी और रख लीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। वक्त आएगा, उस पर ऊपर वाले पर भरोसा रखो। अर्जुन की माँ, बस उसी उम्मीद पर तो चल रही हूँ कि एक दिन यह वक्त बदलेगा और मेरे दोनों बच्चे जो इतने दुखी और अकेले हो गए हैं, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस लौट कर आएंगी। शाम को अपनी माँ को आद्रिका घर लेकर आई। पैर जो थोड़ा जल गया था वो छोड़कर आद्रिका के माँ की तबीयत अब सही थी। माँ के ठीक होने से आद्रिका को भी थोड़ी शांति हुई। अभी कॉलेज में काम ज़्यादा होने की वजह से आद्रिका छुट्टी ले सके ऐसा नहीं था। उसकी माँ को पैर जलने की वजह से सिर्फ चलने फिरने में ही दिक्कत थी, इसलिए उसने कविता को थोड़ी ज़्यादा समय घर पर रहने के लिए कहा। अर्जुन के भी लेफ्ट हाथ की उंगलियां ही जली थीं, इसलिए उसे वैसे कोई दिक्कत नहीं थी। बस उससे अभी ड्राइविंग नहीं हो सकती थी और थोड़े रूटीन के कामों में परेशानी हो रही थी। सौम्या को पता ही नहीं था कि उसके भाई की उंगलियां जल गई हैं। अर्जुन का एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में बहुत नाम था। बहुत मेहनत से उसने यह मुकाम हासिल किया था। दरअसल अर्जुन के पापा की एक छोटी सी एजेंसी थी एडवर्टाइजमेंट की, लेकिन वह इतनी सक्सेस नहीं थी। एमबीए करने के बाद अर्जुन ने उसके पापा की एजेंसी को ज्वाइन किया और कड़ी मेहनत से इस एजेंसी को इतने ऊपर तक लाया था। उसी एडवर्टाइजमेंट को के प्रोजेक्ट के दरमियान अर्जुन की मुलाकात मोना से हुई थी। मोना उनके प्रोजेक्ट की मॉडल थी। मोना बहुत ही महत्वाकांक्षी थी। एक बेहद सामान्य परिवार से आई मोना पैसे के को ही सब कुछ मानती थी। दिखने में वो बेहद खूबसूरत थी, उसके लिए पैसा ही भगवान था। जिस समय अर्जुन से उसकी मुलाकात हुई उस समय अर्जुन टॉप पर था। मोना को अर्जुन मॉडलिंग की दुनिया में ऊपर जाने की एक सीढ़ी लगा। उसने अर्जुन को अपने प्यार के झूठे जाल में फंसा लिया। अर्जुन मोना से सच्ची मोहब्बत करता था। अर्जुन मोना से शादी करना चाहता था। मोना को ही पता था कि मॉडलिंग की दुनिया जो है वह एक जैसी नहीं रहती। यहाँ पर हर चेहरे का एक समय होता है। एक टाइम के बाद ही आपको सब पूछना बंद कर देते हैं।
मोना को पैसे से प्यार था, इसलिए उसने अपने एक सुरक्षित भविष्य को चुनकर अर्जुन से शादी करने का फैसला कर लिया। उसने अर्जुन से शादी से पहले ही यह शर्त रख दी थी कि वह अपना मॉडलिंग का काम शादी के बाद भी चालू रखेगी। अर्जुन की माँ इसके खिलाफ थी, पर अर्जुन ने जैसे तैसे माँ को समझा दिया। शादी के बाद भी मोना की लाइफ स्टाइल में कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी पार्टी का देर रात तक चलती रहती थी। कभी कभी तो वो रात को घर ही नहीं आती थी, और आती भी थी तो शराब के नशे में धुत होकर। मोना ने धीरे धीरे घर पर भी पार्टियां रखना शुरू कर दिया। घर में जवान लड़की थी। अर्जुन की माँ से ये अब सब बर्दाश्त तो नहीं हो रहा था। मोना का देर रात तक अलग अलग आदमियों के साथ बाहर घूमना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। अर्जुन की माँ पुराने ख्यालात की नहीं थी, वह बस इस प्रोफेशन को समझती थी। लेकिन मोना का कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। घर पर भी अर्जुन की गैर हाजिरी में मॉडलिंग प्रोजेक्ट के बहाने अलग अलग आदमी आते रहते थे। अभी सौम्या की शादी भी बाकी थी। लोग बाहर तरह तरह की बातें करने लगे थे। अर्जुन के घर का नाम खराब हो रहा था। अर्जुन ने कई बार मोना को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वह बिल्कुल भी समझने के लिए तैयार नहीं थी। मोना को ड्रिंक करने की लत थी। वो ड्रिंक किए बगैर रह नहीं सकती थी। ड्रिंक करने के बाद वह अर्जुन, उसकी बहन और उसकी माँ का खूब तमाशा बनाती थी। अर्जुन ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। आए दिन उसकी किसी न किसी मॉडल से अफेयर की चर्चा अखबार में होती रहती थी। पर अर्जुन मोना से सच्चा प्यार करता था। उसने अपनी एक तरफा शादी को निभाने की बहुत कोशिश की। उसने मोना को संभालने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन मोना बिल्कुल भी ना समझने वालों में से ही थी, ना रुकने वालों में से थी। इसी दरमियान सौम्या की शादी उसके पापा के दोस्त के बेटे अनुज के साथ तय हो गई। थोड़े ही दिनों में सौम्या की शादी भी हो गई। सौम्या की शादी में भी मोना ने अर्जुन का खूब तमाशा बनाया। अर्जुन मोना से परेशान हो गया था। आए दिन वह अर्जुन की माँ का भी अपमान करती थी और अर्जुन के साथ भी बहुत बुरा बर्ताव करती थी। सौम्या की शादी के 3 ही महीने बाद एक प्लेन क्रैश में उसके पति की मौत हो गई। सौम्या के लिए यह सदमा झेल पाना बहुत मुश्किल था। वह सदमे से एकदम चुप हो गई थी। वहीं सौम्या की इस हालत से उसकी माँ को भी गहरा सदमा पहुंचा और वह बीमार हो गई और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। अर्जुन की एक तरफ माँ को संभाल रहा था और एक तरफ बहन को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसी समय मोना ने भी बहुत ज़्यादा अर्जुन को परेशान कर दिया था। आखिर में अर्जुन टूट गया। उसने मोना को डिवोर्स देने का फैसला कर लिया। वैसे भी यह शादी एक तरफा शादी ही थी। मोना को अर्जुन से कोई मतलब नहीं था। उसे सिर्फ उसके पैसे और नाम से ही मतलब था। मोना तुरंत ही अर्जुन को डिवोर्स देने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उसे डिवोर्स के लिए भारी मात्रा में पैसा मिल रहा था। बहुत बड़ी रकम लेकर मोना ने अर्जुन को डिवोर्स दे दिया। वैसे भी उसे कितने समय से अर्जुन के साथ घुटन हो रही थी। उसकी लाइफ स्टाइल में अर्जुन की माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वह वैसे भी अर्जुन से छुटकारा चाहती थी, लेकिन इतने पैसे वाले बकरों को वो आसानी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। जब अर्जुन ने सामने से उसे डिवोर्स के लिए कहा तो वह एक बड़ी रकम के साथ डिवोर्स देने के लिए तैयार हो गई। अर्जुन को अब उसका प्यार अच्छी से समझ में आ गया था। धीरे धीरे अर्जुन की माँ की तबीयत पहले से ठीक तो हो गई, लेकिन उन्होंने व्हील चेयर पकड़ ली। उन्हें अपने बेटे की शादी के 3 महीने में ही विधवा होने और से बहुत गहरा सदमा लगा था। शादी के 3 ही महीनों में बहन का विधवा हो जाना, उस सदमे से माँ का बिस्तर पकड़ लेना और मोना का अलग से नाटक, इन सब से अर्जुन बिल्कुल ही टूट गया था। धीरे धीरे सब ने अपने आप को संभालना सीख लिया और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आए। लेकिन फिर भी एक खामोशी ने उस घर को घेर लिया था। ऊपर से सब नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर से सब टूट चुके थे, दुखी थे। अर्जुन ने लड़कियों से दूरी बना ली थी। उसने अब प्यार पर और किसी लड़की पर विश्वास ही नहीं रहा था। अर्जुन की माँ चाहती थी कि अर्जुन सौम्या दोनों ही फिर से नई जिंदगी शुरू करें, लेकिन दोनों ही अब किसी और के साथ आगे बढ़ने से डर रहे थे। सौम्या ने अपने आप को अपने पति की यादों के साथ कैद कर लिया था, और अर्जुन ने मोना को इतने बुरे अनुभव के बाद किसी भी लड़की के को करीब ही नहीं आने दिया था। उसने अकेलेपन को अपना साथी बना दिया था। उसकी दुनिया अब उसकी माँ और बहन के आसपास ही रहती थी, जिसमें किसी की भी आने की उसने इजाज़त नहीं दी थी। सौम्या के साथ कॉलेज में उसका दोस्त ऋषि पढ़ता था, जो सौम्या को बहुत चाहता था। वो सौम्या का बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन वह कभी अपनी चाहत का इकरार सौम्या से नहीं कर पाया था। उसकी और सौम्या की हैसियत में बहुत बड़ा अंतर था। वह एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था और सौम्या का भाई एक नामी बिजनेसमैन था। वह पहले कुछ बनना चाहता था, ताकि सौम्या का हाथ मांगते वक्त वह थोड़ा उनकी हैसियत तक आए। लेकिन उससे पहले ही सौम्या की शादी तय हो गई थी। अचानक सौम्या की शादी तय हो जाने की वजह से उसका दिल टूट गया था और वह यहाँ से अमेरिका चला गया था। अभी कुछ समय पहले ही उसे सौम्या के बारे में पता चला था। 4 साल बाद वो फिर से अमेरिका से इंडिया लौट रहा था, सिर्फ सौम्या के लिए।
ऋषि आद्रिका के चाचा का बेटा था। बचपन से आद्रिका और ऋषि साथ में ही बड़े हुए थे। एक एक्सीडेंट में आद्रिका के पिता और ऋषि के माता पिता तीनों की मौत हो गई थी। आद्रिका की मां ने ही ऋषि को संभाला था। ऋषि यहाँ पर सौम्या से शादी करने आ रहा था और उसे यह नहीं पता था कि सौम्या आद्रिका के साथ ही जॉब करती है। सुबह सुबह घर की डोरबेल की घंटियों से गूंज उठा। आद्रिका ने घड़ी देखी तो अभी सुबह के 6:30 बजे थे। उसने उठकर फटाफट मेन गेट खोला। सामने ऋषि को देखकर वह हैरान रह गई। ऋषि ने सबको सरप्राइज कर दिया था। उसने अपने आने की खबर किसी को नहीं दी थी। आद्रिका ऋषि के गले लग गई। आज कितने सालों बाद ऋषि वापस इंडिया आया है। ऋषि हॉल में आकर बैठ गया। उसने अपनी चाची को उठाने से मना किया। अब आद्रिका की नींद पूरी तरह से खुल चुकी थी। वह ऋषि के पास आकर बैठ गई। उसे बहुत हैरानी हो रही थी कि ऋषि के अचानक वापस आने से। उसने ऋषि से पूछा, सच्ची सच्ची बताना, तुम वापस क्यों आए हो? क्योंकि तुमने तो वापस आने से मना कर दिया था। तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। 2 कारण से वापस आया हूँ। एक तो सोमू की वजह से वापस आया हूँ। दूसरे तुम सबकी बहुत याद आ रही थी। सोमू के बारे में कुछ पता चला है? ऋषि सौम्या को प्यार से सोमू बुलाता था। आद्रिका सोमू नाम से सौम्या को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन वह कभी सौम्या से मिली नहीं थी, इसलिए उसे यह नहीं पता था कि वह वही सौम्या है जिसे ऋषि पसंद करता है। सुबह 9 बजे अर्जुन रेडी होकर ब्रेकफास्ट टेबल पर आकर बैठ गया। उसे ऑफिस जल्दी जाना था। सौम्या भी कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर आ गई थी। ब्रेकफास्ट करते करते सौम्या का ध्यान एकदम से अर्जुन के हाथ पर गया। वह तुरंत ही उठकर अर्जुन के पास आई। भाई, आपके हाथ में क्या हुआ है? मुझे तो पता ही नहीं चला। कुछ नहीं, मंदिर गया था, मंदिर में थोड़ा जल गया। अर्जुन की मां ने सौम्या को कहा। रुक, मैं बताती हूँ। उन्होंने सौम्या को सब बताया। भाई, आप सबसे बेस्ट हो, एक बहुत ही बेहतरीन इंसान भी हो। ज़्यादा हो रहा, अब चल, तुझे कॉलेज जाने के लिए लेट हो जाएगा। चल फटाफट नाश्ता कर। सौम्या वापस नाश्ता करने बैठ गई। तुझे मैं छोड़ दूँ या तू अपने आप चली जाएगी? सौम्या ने कहा कि नहीं, मैं चली जाऊँगी, आप निकल जाइए भाई, मुझे दूसरा काम भी है। सौम्या जैसे ही नाश्ता करके उठी, उसके फ़ोन में रिंग बजी। उसने देखा तो अननोन नंबर था। उसने फ़ोन उठाया तो सामने से ऋषि की गहरी आवाज़ आई। सौम्या ऋषि की आवाज़ तुरंत ही पहचान गई। तुम कब आए ऋषि? सौम्या ने खुश होकर पूछा। आज सुबह ही आया। ऋषि सौम्या के उसकी आवाज़ पहचान जाने पर खुश हो गया। तुमसे आज ही मिलना चाहता हूँ। सौम्या ने उसे शाम को 5 बजे मिलने को बुलाया, जहाँ पर वह पहले मिला करते थे। सौम्या ने अपनी माँ और भाई को भी ऋषि के वापस आने के बारे में बताया। आद्रिका को लेट हो रहा था, इसलिए वह फटाफट तैयार होकर ऋषि से मिलकर निकल गई। उसकी गाड़ी अभी तक गैरेज से आई नहीं थी। उसे आज भी ऑटो करके ही कॉलेज जाना था। आद्रिका ने ऋषि को अपने कॉलेज का एड्रेस दिया और कहा कि 3 बजे तुम वहाँ पर आ जाना, फिर हम वहाँ से कहीं चलेंगे। ऋषि के पास 3 बजे का टाइम खाली था। सौम्या ने उसे 5 बजे मिलने बुलाया था, इसलिए उसने भी आद्रिका को हाँ कह दिया। ऋषि को बाय करके आद्रिका भी कॉलेज जाने के लिए निकल गई। फिलहाल ऋषि के आने की वजह से उसे माँ की चिंता थोड़ी कम हो गई थी। कविता के आने तक ऋषि उसकी माँ के पास था। आद्रिका के जाने के बाद आद्रिका की माँ हॉल में आई। ऋषि वहाँ पर बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। वह आकर ऋषि की बाजू में बैठ गई। आद्रिका की माँ मधु जी ने ऋषि को शादी के लिए पूछा। आप चिंता मत कीजिए, मैं इस बार शादी का मन बनाकर ही आया हूँ। फिर ठीक है, एक तो शादी के लिए तैयार हुआ, वरना मैं तो 2 को कैसे समझाऊं? ऋषि ने मधु जी से आद्रिका की शादी के बारे में पूछा। मधु जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, वह बिल्कुल भी तैयार नहीं है शादी करने के लिए। साहिल के धोखे के बाद से वह बिल्कुल टूट गई है। अब वह किसी पर भी विश्वास करना ही नहीं चाहती है और ना ही शादी करना चाहती है। ऋषि ने मधु जी से कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आद्रिका से बात करता हूँ और उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छी बात है, अगर वह तुम्हारी बात समझे और सुने तो। बाकी उसने तो अपने दिल दिमाग कान सब शादी के नाम से बंद कर रखे हैं। जब उसकी उम्र के दूसरों को देखती हूँ तो उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में खुशहाल तो बड़ा दुख होता है मुझे। अभी तो मैं हूँ, मेरे जाने के बाद पता नहीं उसका क्या होगा। अकेले कैसे जिया जाता है, बहुत मुश्किल होता है अकेले जीना। उम्र भी बढ़ती जा रही है उसकी। इस नवंबर में उसे 35 साल पूरे हो जाएंगे। बढ़ती उम्र में कौन हाथ थामेगा? अभी मैं हूँ, मेरे बाद अकेली कैसे रहेगी? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, इस बार पूरे 2 महीने की छुट्टी लेकर आया हूँ। 2 महीना आपके साथ ही हूँ। कैसे भी करके आद्रिका को मनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। दोपहर को 2 बजे लंच करके ऋषि आद्रिका की कॉलेज जाने के लिए निकल गया। वह आद्रिका के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहता था, ताकि वह आद्रिका को समझा सके। आद्रिका का भी यही था कि वो ऋषि से उसकी शादी की ही बात करना चाहती थी। वह अपनी माँ के सामने ऋषि से शादी की बात करना नहीं चाहती थी। वह चाहती थी कि ऋषि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। कॉलेज पहुंचकर ऋषि ने प्यून से आद्रिका के बारे में पूछा। वो ऋषि को आद्रिका के ऑफिस में ले गया। इस समय वहां पर कोई नहीं था, सब लेक्चर लेने गए थे।
प्यून उसे वहां बैठाकर आद्रिका को बुलाने के लिए चला गया। ऋषि ऑफिस में बैठकर आद्रिका का इंतजार कर रहा था। तभी उसका ध्यान किसी की आहट पर गया। उसने देखा तो दरवाजे से सौम्या अंदर दाखिल हुई। भले ही सौम्या को देखे हुए 4-5 साल हो गए थे, लेकिन फिर भी ऋषि ने सौम्या को पहचान लिया। सौम्या अभी भी पहले के जैसे ही दिख रही थी। वो आज भी उतनी ही सुंदर, उतनी ही मासूम लग रही थी। सहसा सौम्या का ध्यान भी एकदम ऋषि पर गया। वह ऋषि को वहां देखकर हैरान हो गई। ऋषि भी उठकर सौम्या के पास आया। तुम यहाँ कैसे? सौम्या ने कहा। यही सवाल मैं तुमसे करूं कि तुम यहाँ कैसे? हम तो 5 बजे मिलने वाले थे ना। मैं यहाँ पर अपनी बहन से मिलने आया हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर हो। सौम्या ने सवालिया नजरों से ऋषि की तरफ देखा। ऋषि ने कहा, आद्रिका, वह मेरी बहन है। सौम्या भी हैरान रह गई। क्या सचमुच आद्रिका तुम्हारी बहन है? तुम पहचानती हो? हाँ, वह मेरी हेड हैं। तभी आद्रिका भी वहाँ पर ऑफिस में दाखिल हुई। उसने ऋषि और सौम्या को बात करते हुए देखा। वो दोनों आप दोनों के पास आई। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? उसने ऋषि और सौम्या की तरफ देखकर पूछा। हाँ, यही तो है मेरी दोस्त सोमू, यानी सौम्या। आद्रिका हैरानी से सौम्या को देखने लगी। अब उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसने 2 दिन पहले ही यहाँ पर ज्वाइन किया है। मुझे नहीं पता था कि यह तुम्हारी दोस्त है। सौम्या भी यह सुनकर हैरान रह गई कि आद्रिका ऋषि की बहन है। दरअसल आद्रिका ऋषि से सौम्या के बारे में ही बात करने वाली थी। जब से ऋषि ने उसे सोमू यानी सौम्या के बारे में बताया था, वह चाहती थी कि ऋषि इंडिया वापस आया है तो अब सौम्या को मनाकर उससे शादी करके ही वापस जाए। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ऋषि की सोमू सौम्या है। वह सौम्या को इतना ज़्यादा जानती नहीं थी, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही सौम्या यहाँ पर नई ज्वाइन हुई थी। लेकिन उसकी बातचीत से इतना पता चलता था कि सौम्या एक अच्छी लड़की है। आद्रिका भी एक बार सोच में पड़ गई कि वह क्या करे, ऋषि के साथ बाहर जाए या फिर उसे सौम्या के साथ भेज दे। फिर उसने सोचा कि वह ऋषि के साथ ही बाहर चली जाए, क्योंकि वह थोड़ी बातें उससे क्लियर करना भी चाहती थी और यह सब बातें सौम्या के सामने नहीं हो सकती थी। वरना उसने पहले सौम्या को भी अपने साथ ले जाने का सोचा था। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर ऋषि और सौम्या आपस में अकेले टाइम स्पेंड कर ही रहे हैं तो फिर उसे बेमतलब बीच में नहीं आना चाहिए। उसने यह फैसला ऋषि पर छोड़ दिया कि ऋषि क्या चाहता है और अब वह क्या करेगा। इधर ऋषि उसी उधेड़बुन में था कि वह सौम्या से 5 बजे मिलने वाला था और आद्रिका के साथ अभी बाहर जाने वाला था। लेकिन अब जब सौम्या भी यहाँ पर मिल गई है तो वह उसे भी साथ ले ले या फिर आद्रिका के साथ बाहर जाए, क्योंकि वह सौम्या के साथ अकेले में वक्त बिताना चाहता था। थोड़ा सोचकर उसने सौम्या और आद्रिका की तरफ देखकर कहा, आद्रिका, मैं और सौम्या आज 5 बजे वैसे भी बाहर मिलने वाले थे और उससे हम दोनों को शॉपिंग पर जाना है। उसने सौम्या से कहा, क्या तुम अभी हमारे साथ शॉपिंग पर चलोगी या फिर हम 5 बजे ही मिलें? सौम्या ने कहा, मैं अभी नई ज्वाइन हूँ, मैं समय से पहले यहाँ से नहीं निकल पाऊंगी। तुम अभी आद्रिका मैम के साथ चले जाओ, मैं 5 बजे तुम्हें वहीं कैफ़े में मिलती हूँ। ऋषि के लिए अब फैसला लेना आसान हो गया था। उसने सौम्या को ठीक है कहा और आद्रिका के साथ वहां से चला गया। बाहर निकलकर दोनों ने टैक्सी की और मरीन ड्राइव पर आ गए। ये दोनों की फेवरेट जगह हुआ करती थी। जब भी वह दोनों परेशान होते थे या उनको अकेले में कुछ बात करनी होती थी, वह दोनों यहाँ पर आकर बैठ जाते थे। मरीन ड्राइव पर पहुंचकर ऋषि इधर उधर देखने लगा। ऋषि ने कहा, खूबसूरती को अपनी आंखों में भर रहा हूँ। 4 साल हो गए लेकिन कुछ नहीं बदला। सब वैसे का वैसा ही है, बस भीड़ थोड़ी बढ़ गई है। अब तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहते थे? मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। तुम सौम्या से मिल ही चुकी हो तो मैं तुम्हें कुछ सौम्या के बारे में बताना चाहता हूँ। तुम यह तो जान ही गई होगी कि मैं जिससे प्यार करता था वह सोमू सौम्या ही है। मुझे अभी पता चला है कि सौम्या के हस्बैंड की शादी के 3 महीने में ही डेथ हो गई थी और उसके बाद सौम्या ने शादी ही नहीं की, वह अकेली ही जी रही है। और तुम्हें पता है कि मैं सौम्या से कितना प्यार करता हूँ। मैंने आज तक उसके अलावा किसी लड़की के बारे में सोचा ही नहीं है। और शादी के 3 महीने में ही वह विधवा हो गई, उसमें उसका क्या दोष है? और अब जब वह अकेली है तो मैं चाहता हूँ कि मैं सौम्या को अपना जीवन साथी बनाऊं, मैं उससे शादी करूं। सच कहूं तो मैं इंडिया भी इसी के लिए आया हूं ताकि मैं सौम्या को शादी के लिए मना सकूं। पर पता नहीं है वह मानेगी भी या नहीं। और मुझे लगता है तुम्हें भी सौम्या के पास्ट से कोई एतराज नहीं होगा। यह तो तुम बहुत अच्छा सोच रहे हो। शादी के 3 महीने में ही विधवा हो जाना, उसमें सौम्या का कोई दोष नहीं है। उसे भी अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है, आगे बढ़ने का हक है। मैं तुम्हारे इस फैसले से सहमत हूँ। तुम आज ही उससे बात करो। तुम उससे पूछने में देर मत करो। अगर उसे समझाना पड़ा तो मैं उसे समझाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक बार तुम कदम तो बढ़ाओ। आगे भी तुमने अपने दिल की बात उसे नहीं बताई, इसलिए उसकी शादी कहीं और हो गई। अब किस्मत ने ये मौका तुम्हें वापस मिला है। अब इस बार मौके को जाने मत दो। सोचने समझने में टाइम बर्बाद मत करो, सीधा उससे अपने दिल की बात ही बोल दो। हाँ, बस मैं इस बार यही सोच कर आया हूँ और आज ही मैं उससे ये सीधी बात ही करूँगा।
पहले मैं सोचा था कि उसके घर जाकर उसके भाई और माँ के सामने बात करूँगा, लेकिन सौम्या क्या सोचती है यह जानना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही मैं उसके घर जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं सीधा उसके घर चला गया तो शायद वह नाराज़ भी हो सकती है। हाँ, यह तुम सही कह रहे हो कि तुम उसके घर सीधे मत जाओ। पहले तुम सौम्या से अपने मन की बात कहो, वह क्या चाहती है वह सुनो। उसे अपने दिल का हाल बताओ। तुम्हारे प्यार की शिद्दत उसे महसूस होनी चाहिए कि वो शादी के लिए मान जाए। ऋषि आद्रिका के गले लग गया। तुम दुनिया की बेस्ट सिस्टर हो। तुम मेरे दिल का हाल बहुत अच्छे से समझती हो। मेरे बिना कहे ही तुम सब समझ लेती हो। आद्रिका ने ऋषि के सिर पर हल्की सी चपत मारी। बस बस नाटकबाज, अब नाटक बंद करो और सौम्या से क्या बात करनी है वह सोच। वह सब तो मैं सोच लिया, लेकिन अब मैं तुमसे भी कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम कब तक साहिल के धोखे के साथ जियोगी? तुम्हें भी तो आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह से अकेले ज़िंदगी नहीं कटती। वह तुम्हें धोखा देकर वहाँ अमेरिका में एक अच्छी सी लाइफ जी रहा है, शादी कर ली है, उसकी एक बेटी भी है, और तुम अभी यहीं पर अटकी हुई हो। एक धोखेबाज इंसान के लिए अपनी खुद की ज़िंदगी बर्बाद करना कहाँ तक सही है? जिसने कभी तुम्हारे प्यार को समझा ही नहीं, जिसने तुम्हारे प्यार की कदर ही नहीं की, तुम्हारे प्यार का भोलेपन का फ़ायदा उठाया और तुम्हें धोखा देकर यहाँ से भाग गया। तुमने अपना सब कुछ लुटा दिया उसके पीछे। ऐसे इंसान के लिए बैठे रहना क्या सही है? बहुत बड़ी गलती हो गई थी मुझसे ऋषि। उसी की सज़ा भुगत रही हूँ मैं। उसी की सज़ा अपने आप को दे रही हूँ। कोसती हूँ खुद को, मैंने उस इंसान को पहचानने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। बचपन से उस इंसान के साथ रही जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, मैं उसे ही नहीं पहचान पाई। उसके मन में क्या चल रहा है वह नहीं जान पाई। वह मुझसे झूठ पर झूठ बोलता रहा, धोखा देता रहा, और मैं समझ के ही नहीं समझ पाई। अरे मैं तो इतनी बड़ी बेवकूफ़ थी कि उसके अमेरिका जाने के बाद भी उसका इंतज़ार करती रही और यह उम्मीद पर जीती रही कि उससे उसकी गलती का एहसास होगा और वह एक दिन मेरे लिए वापस आएगा। अब यह शादी, रिश्ते, नाते, दोस्ती, प्यार, सबसे मन उठ गया है मेरा। अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। माँ है, बस माँ के साथ जीना है, और कल को माँ नहीं रहेगी तब। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, इसमें बुरा लगाने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन सोचो, फिर तुम अकेली कैसे जियोगी? आद्रिका एक सेकंड के लिए चुप हो गई, फिर बोली, तब का तब सोचेंगे यार, जो अभी है ही नहीं उस चीज़ को क्यों सोचना। अभी जो है उसमें जी लें। फिर उसने घड़ी देखी। घड़ी 4:30 दिखा रही थी। उसने ऋषि से कहा कि चलो कुछ खाते हैं, भूख लगी है, और फिर 5 बजे सौम्या के आने का टाइम भी हो जाएगा। बात बदलना तो कोई तुमसे सीखे। हमेशा ऐसे ही बात बदल कर निकल जाती हो। ठीक है चलो, इस टॉपिक पर वापस बाद में बात करते हैं, अभी कुछ खाते हैं। थोड़ी देर बाद आद्रिका घर जाने के लिए निकल गई और ऋषि सौम्या से मिलने अपने पुराने कैफ़े में चला गया। आद्रिका भी अब वापस घर लौट आई थी और ऋषि कैफ़े में बैठकर सौम्या का इंतजार कर रहा था। 5 बजे सौम्या उस कैफ़े में आई। ऋषि के चेहरे पर सौम्या को देखकर मुस्कान आ गई। सौम्या इतने सालों बाद ऋषि से अकेले मिलने से असहज महसूस कर रही थी, क्योंकि इतने सालों से वह अपने किसी भी दोस्त के साथ अकेले में कहीं पर भी मिलती नहीं थी। ज़्यादातर उसने अपने दोस्तों के साथ मिलना जुलना कम कर दिया था। बहुत ज़रूरी हो तो ही वह किसी पार्टी में जाती थी। ऋषि सौम्या के चेहरे पर आ जा रहे भाव को बहुत ध्यान से देख रहा था। वह समझ रहा था कि सौम्या के मन में कुछ चल रहा है। वह कोई गहरी सोच में है। ज़्यादा समय ना बिगाड़ते हुए उसने बात शुरू की। कैसी हो तुम सौम्या? ठीक हूँ मैं। तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ सौम्या। अचानक कैसे इंडिया आना हुआ? और ऐसे अचानक तुम सबको बिना बोले ही इंडिया से अमेरिका क्यों चले गए? मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम अमेरिका चले गए हो। बहुत देर बाद पता चला। सौम्या, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, सच बताना चाहता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से अमेरिका चला गया था। ऋषि की बात सुनकर सौम्या हैरान हो गई। मेरी वजह से कैसे? सौम्या, मैं कॉलेज से तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन कभी अपने मन की बात तुमसे कह नहीं पाया। हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर था। मैं तुम्हारे लेवल तक आना चाहता था, कुछ बनना चाहता था, और फिर तुम्हारे भाई से तुम्हारा हाथ मांगना चाहता था। लेकिन मेरे कुछ बनने से पहले ही तुम्हारी शादी तय हो गई। मेरा दिल टूट गया और मैं आगे पढ़ने के लिए अमेरिका चला गया। सौम्या को ऋषि की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह बहुत ही हैरानी से ऋषि को देख रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ऋषि, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम मुझसे प्यार करते थे और मेरी शादी हो जाने पर तुम अमेरिका चले गए। मुझे कभी क्यों नहीं लगा कि तुम मुझे पसंद करते हो, क्योंकि तुम उस वक्त सिर्फ मुझे अपना एक अच्छा दोस्त मानती थी और मैं तुमसे प्यार करता था। इसलिए शायद तुम मेरी फीलिंग्स को कभी समझ ही नहीं पाई। अब ये सब बातें करने का कोई मतलब नहीं है। वह समय अब चला गया। नहीं सौम्या, वह सब बातों का अभी भी समय है, और इसलिए मैंने यह बात निकाली है और तुम्हें अपने मन की बात बता रहा हूँ। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। शायद आज मेरी चाहत पहले से बढ़ गई है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर इंडिया वापस सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए आया हूँ।
ऋषि, तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो, इसलिए तुम यह सब कह रहे हो। मैं एक विधवा हूँ, सब कुछ जानता हूँ मैं तुम्हारे बारे में, और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सौम्या कि तुम विधवा हो। मैं बस तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक नई ज़िंदगी देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हें नहीं, अपने लिए एक नई ज़िंदगी चाहता हूँ, जो मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तुम अगर मेरी ज़िंदगी में आओगी तो मेरी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। मैं बस तुम्हारे साथ ही जीना चाहता हूँ। तुम्हारे पास्ट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं प्रेजेंट में जीता हूँ और फ्यूचर का सोचता हूँ, पास्ट को नहीं देखता हूँ। मैं बस तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूँ। देखिए ऋषि, मैंने अभी इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती हूँ। मेरी यही नियति थी और मैंने अपनी नियति को अपना लिया है। अगर मेरे नसीब में शादीशुदा होना लिखा होता तो मेरे पति की शादी के सिर्फ 3 महीने में ही एक्सीडेंट में मौत न होती, वह आज मेरे साथ होते। कौन से ज़माने में जी रही हो सौम्या तुम, और यह कैसी सोच सोच रखी हुई है। वह पहले वाली सौम्या कहाँ चली गई। अपने आप को एक दायरे में बंद करके क्यों जी रही हो। माना नियति पर अपना बस नहीं, पर मरने वाले के पीछे अपने आप को जिंदा मार देना कहाँ तक सही है। शायद उसने भी कभी नहीं चाहा होगा कि कभी उसे कुछ हो जाए तो उसके जाने के बाद तुम ऐसे जियो। आगे बढ़ो ज़िंदगी में, और मैं नई ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। मैं तो तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारे भाई से ही तुम्हारा हाथ मांगने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले मैं तुमसे अपने मन की बात कहूँ। मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बस एक ही बात जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता था, प्यार करता हूँ, प्यार करता रहूँगा, और तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ ही शादी करना चाहता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ऋषि। मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। मैं अभी घर जा रही हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो। भागना तुम्हारी पुरानी आदतों में से है, और अभी भी तुम वही कर रही हो। लेकिन मुझे हाँ में जवाब चाहिए। मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूँ। नहीं, 2 दिन का नहीं, एक ही दिन का वक्त देता हूँ। कल तक मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए, नहीं तो परसों मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा। सौम्या ने एक बार मुड़कर ऋषि की तरफ देखा और फिर तेज कदमों से कैफे से बाहर चली गई। ऋषि थोड़ी देर ऐसे ही कैफे में बैठा रहा। उसे पता ही था कि सौम्या उसे ना ही कहेगी, लेकिन इस बार उसके इरादे पक्के थे। रात को ऋषि घर आया, उसका चेहरा उतरा हुआ था। डिनर के बाद आद्रिका ने ऋषि को सौम्या से हुई मुलाकात के बारे में पूछा। ऋषि ने सौम्या को से जो बातचीत हुई वो सब आद्रिका को बता दी। आद्रिका ने कहा, मुझे पता था वो ना कहेगी, उसे थोड़ा समय देना पड़ेगा। वह एकदम से तैयार नहीं होगी, क्योंकि वह बहुत सालों से अकेली है और उसने अपने आप को उस अकेलेपन में बंद कर दिया है। उसे उसमें से बाहर निकालने में वक्त लगेगा, लेकिन तुम बिल्कुल भी उसे अकेला मत छोड़ना। तुम मैसेज और कॉल के जरिए उसके साथ संपर्क में रहना। 1 मिनट के लिए भी उसकी सोच में से तुम निकलने नहीं चाहिए, तभी वह तुम्हें हाँ कहेगी। ऋषि ने मुस्कुराकर आद्रिका की तरफ देखा। अरे वाह, मेरी बहन तो बहुत इंटेलिजेंट है। अगर इतनी समझदार हो, इतना तुम्हें पता चलता है, तो खुद के लिए समझदारी कहाँ चली गई है। तुम्हारे खुद के लिए तुम भी तो नहीं सोच रही हो ना। जो सौम्या कर रही है वही तो तुम कर रही हो। आद्रिका ने ऋषि की तरफ देखकर कहा, बहुत फर्क है ऋषि। तुम सौम्या से प्यार करते हो और उससे शादी करना चाहते हो। मुझसे कोई प्यार नहीं करता है और मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता है। अगर मैं किसी से शादी करती हूँ तो मुझे एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, और मेरा मन अब किसी पर विश्वास नहीं करता है। मैं एक उम्र में अब बंद हूँ। मेरी उम्र में जो मुझे चाहिए वह नहीं मिल सकता है, और अगर मिल गया तो। ऋषि ने आद्रिका की नज़रों में झांक कर पूछा, जहाँ अब नमी नजर आ रही थी। तो ज़रूर सोचूंगी, लेकिन उस इंसान से मेरी सोच मिलनी भी तो चाहिए। सब लड़की से तो समझदारी की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन जब खुद की बात आती है तो उनकी समझदारी पता नहीं कहाँ चली जाती है। शायद मुझे भी एक ऐसा इंसान चाहिए जिसने मेरी तरह धोखा खाया हो, क्योंकि एक धोखा खाया हुआ इंसान ही दूसरे धोखे खाए हुए इंसान को अच्छी तरह से समझ सकता है। लेकिन ऐसा इंसान मिलना नामुमकिन है। तो फिलहाल यह बात यहाँ पर ख़त्म करो और सौम्या के ऊपर ध्यान दो। रात को सौम्या को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार करवट बदल रही थी। उसके जहन में बस ऋषि की बातें गूंज रही थीं। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह कितनी बेवकूफ़ थी जो उसे पता ही नहीं चला कि ऋषि उससे प्यार करता है। वह तो उसे बस अपना अच्छा दोस्त ही मानती थी, लेकिन अब वह उसे क्या जवाब दे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वह ऋषि को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। ऋषि एक बहुत ही अच्छा इंसान था, और उसके पास ऋषि को ना करने का कोई बहाना नहीं था। वह उठकर बाहर बालकनी में आई। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। अब उसे कुछ राहत महसूस हुई। उसने नीचे गार्डन में देखा तो उसका भाई गार्डन में बैठा हुआ था।
उसने घड़ी देखी तो रात के 1 बज रहे थे। वैसे तो वह अपने भाई के साथ बहुत कुछ बातें शेयर करती थी, कुछ भी छुपाती नहीं थी, लेकिन उसे ऋषि की बात करना बहुत ही अजीब लग रहा था। वह सोच में उलझ गई कि वह ऋषि की बात अपने भाई को बताए कि नहीं बताए। अचानक अर्जुन का ध्यान भी ऊपर बालकनी में गया। उसने देखा तो सौम्या बालकनी में खड़ी थी। उसे इस वक्त सौम्या का ऐसे जगना समझ में नहीं आया। उसने हाथ से इशारा करके सौम्या को नीचे गार्डन में बुलाया। सौम्या अर्जुन से मिलने के लिए नीचे चली गई। सौम्या नीचे आकर गार्डन में अर्जुन की बाजू में बैठ गई। इतनी रात गए तुम जग रही हो, क्या बात है? कुछ परेशानी है क्या? कल सुबह तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है? सौम्या सोच में पड़ गई। अब क्या करूं? भाई को बताऊं कि नहीं बताऊं? कुछ सोचकर फिर उसने अर्जुन से कहा, कुछ बात बताना चाहती हूँ आपको। हाँ बताओ। ऋषि नाम का मेरा एक दोस्त था, आपको याद है? हाँ याद है, बहुत ही अच्छा लड़का था वह। फिर वह अमेरिका चला गया था। हाँ वह अमेरिका चला गया था। फिर आज अचानक भाई वह मुझसे मिलने आया। वह 4 साल बाद वापस अमेरिका से इंडिया आया है। भाई वो कॉलेज में मुझसे प्यार करता था लेकिन कभी कह नहीं पाया। उसे लगता था कि वह हमारी बराबरी का नहीं है। वह जब तक हमारे बराबरी का कुछ बन जाता तब तक मेरी शादी हो गई। अब वह मुझसे शादी करना चाहता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। क्या उसे तुम्हारे बारे में पता है? हाँ भाई, वह सब जानता है और उसके बावजूद भी वह मुझसे शादी करना चाहता है। वह कहता है कि उसे मेरे पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह बस मुझसे प्यार करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। अर्जुन ने सौम्या की तरफ देखा। और तुम क्या चाहती हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई। मैंने आज तक किसी के बारे में सोचा ही नहीं है। मैं कभी भी शादी करना चाहती ही नहीं थी। आपको तो पता है कि मैं अब किसी और से नहीं जुड़ सकती हूँ। और आपके साथ इतना बुरा होने के बाद तो मुझ में बिल्कुल भी दूसरी शादी करने की हिम्मत नहीं है। लेकिन अब मैं ऋषि से क्या कहूँ? अच्छा ये बताओ, ऋषि कैसा लड़का है? वह बहुत ही अच्छा लड़का है भाई। वो बहुत ही अच्छा है, उसका नेचर भी अच्छा है। वह केयरिंग भी बहुत है। कॉलेज में भी जब मेरे सब दोस्तों में वह सबसे अच्छा था। तो फिर मैं तुम्हें क्या दिक्कत है उससे शादी करने में? भाई ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं और उसने एकदम से शादी के लिए पूछ लिया तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसने मुझे 2 दिन का समय दिया है। उसने मुझे कहा है कि अगर मैंने परसों तक जवाब नहीं दिया तो परसों वह आपको मिलने हमारे यहाँ घर पर आ जाएगा। वह यह कहकर कह रहा था कि वह सिर्फ और सिर्फ मुझसे शादी करने के लिए ही इंडिया वापस आया है। अर्जुन ने सौम्या से कहा, तुम मेरा सोचकर उसे जवाब मत दो। मेरी बात ही कुछ और है। देखो तुम्हारी अरेंज मैरिज थी और यह शायद तुम्हारी नियति थी कि उसकी शादी शादी के 3 महीने बाद ही उसकी डेथ हो गई। तुम्हें कोई बुरे अनुभव से गुजरना नहीं पड़ा है। तुम्हारी 3 महीने की शादीशुदा लाइफ अच्छी थी जबकि मैं एक बहुत बुरे अनुभव से गुजरा हूँ। लव मैरिज करने के बावजूद भी मैंने एक गलत साथी को पसंद किया और गलत लड़की से प्यार किया, जिसका नतीजा मुझे भुगतना ही था। ऋषि एक बहुत ही अच्छा लड़का है। वह तुम्हारे पास्ट को जानने के बाद भी तुम्हें अपनाने के लिए तैयार है। तुमसे शादी करना चाहता है तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अकेले ज़िंदगी नहीं कटती है। अभी तुम्हारी उम्र भी नहीं है। अगर तुम्हें समझने वाला, प्यार करने वाला कोई अच्छा जीवन साथी मिलता है तो उससे शादी करने में क्या हर्ज है? तुम्हें इस मामले में पॉजिटिव सोचना चाहिए। फिर भी एक बार मैं ऋषि से और उसकी फैमिली से मिलना चाहूँगा। उसकी फैमिली में कौन कौन है? भैया वह तो मैं आपको बताना ही भूल गई। ऋषि की फैमिली में सिर्फ उसकी चाची और उसकी बेटी है, यानी कि ऋषि की बहन। और इत्तेफाक से ऋषि की बहन मेरे कॉलेज में, मेरे डिपार्टमेंट में मेरी हेड है। ऋषि जब छोटा था तब उसके मम्मी पापा की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उसके बाद उसकी चाची ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। तो ठीक है, मैं कल पहले ऋषि के घर जाकर उसकी चाची और उसकी बहन से मिलना चाहूँगा और मैं ऋषि से भी मिलना चाहता हूँ। एक बार अपने तरीके से बातचीत करना चाहता हूँ। तब तक तुम भी अपने हिसाब से सोच लो और देख लो तुम्हें क्या करना है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा इस शादी के लिए, लेकिन ऋषि सही में अच्छा लड़का है तो तुम्हें पॉजिटिव सोचना चाहिए। बाकी का फैसला हम कल ऋषि और उसके घर वालों से मिलकर करेंगे। रात बहुत हो गई है, अब जाकर सो जाओ। मैं भी सो जाता हूँ, कल हम दोनों को ही काम पर जाना है। दूसरे दिन सुबह सौम्या ने ऋषि को फ़ोन करके बताया कि उसका भाई उससे और उसकी फैमिली से मिलना चाहता है। ऋषि को तो पहले यकीन ही नहीं हुआ कि सौम्या इतनी जल्दी एक स्टेप आगे बढ़ेगी और उसके बारे में पॉजिटिव सोचेगी। उसने तुरंत ही सौम्या को हाँ बोल दिया। सौम्या ने कहा कि उसके भाई शाम को 6 बजे उसके घर उनसे मिलने के लिए आएंगे। ऋषि ने भी हाँ बोल दिया और फ़ोन काटकर आद्रिका को बताने चला गया। ऋषि ने जाकर आद्रिका को सौम्या के कॉल के बारे में बताया। वो भी बहुत खुश हो गई। वह चाहती थी कि ऋषि अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाए और उसे उसका प्यार मिल जाए। उसे सौम्या से इतनी जल्दी हाँ की उम्मीद नहीं थी,
लेकिन फिर भी अब सौम्या का रिस्पॉन्स देखकर उसे खुशी हो रही थी। काम की वजह से वह ऑफिस से छुट्टी तो नहीं ले सकती थी, लेकिन आज उसने हाफ डे लेने का फैसला कर लिया। आद्रिका ने जाकर अपनी माँ को सौम्या के बारे में बताया। मधु जी भी सौम्या के बारे में सुनकर बहुत खुश हो गई। वह भी यही चाहती थी कि बस ऋषि का घर बस जाए। आद्रिका ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे कॉलेज किसी भी हालत में जाना पड़ेगा, लेकिन मैं हाफ डे लीव लेकर 1 या 2 बजे तक घर वापस आ जाऊंगी और फिर आकर उनके लिए नाश्ते की तैयारी करती हूँ। आप किसी भी तरह की चिंता मत करना, और थोड़ा बहुत काम मैं कविता को भी बोल देती हूँ, वह भी कर लेगी। कॉलेज में आद्रिका की मुलाकात सौम्या से हुई। काम ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन आद्रिका ने सौम्या से बस इतना ही कहा, तुम जो भी फैसला करोगी वह सही करोगी, लेकिन ऋषि को भी मैं बचपन से जानती हूँ और मेरा भाई बहुत ही अच्छा है और तुम्हें बहुत ही खुश रखेगा। आद्रिका की बातें सुनकर सौम्या ने सिर्फ मुस्कुराकर नजरें झुका दी। अर्जुन शाम को 4 बजे ही घर वापस आ गया। उसने आकर अपनी माँ को ऋषि के बारे में बताया। अर्जुन की माँ गंगा जी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऋषि सौम्या से शादी करना चाहता है। वह भी ऋषि को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। कॉलेज के समय में ऋषि का उनके घर पर काफ़ी आना जाना था और ऋषि का स्वभाव उन्हें बहुत ही पसंद था। गंगा जी ने अर्जुन से कहा, ऋषि बहुत अच्छा लड़का है और मुझे नहीं लगता कि 4 सालों में उसमें कोई ज़्यादा बदलाव आया होगा। अगर हो सके तो यह रिश्ता पक्का ही कर देना। एक बार बस सौम्या की शादी हो जाए तो थोड़ी मुझे भी शांति हो जाए। उसे अकेला देखकर मेरा जी दुख पाता है। अर्जुन ने अपनी माँ से कहा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए और मुझ पर भरोसा रखिए। अगर ऋषि सच में सौम्या के लिए सही है तो ये शादी होकर ही रहेगी। आद्रिका के घर का डोरबेल बजी। आद्रिका ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने अर्जुन खड़ा था। आद्रिका अर्जुन को देखकर हैरान रह गई। वहीं अर्जुन भी आद्रिका को वहां देखकर हैरान रह गया। उसने आद्रिका से कहा, मैं सौम्या का भाई हूँ। आद्रिका ने अर्जुन को अंदर आने के लिए कहा। उसने अर्जुन को अपना परिचय देते हुए कहा, मैं ऋषि की बहन हूँ। अब आद्रिका और अर्जुन दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों के लिए सौम्या और ऋषि को लेकर आगे की एक राह और आसान हो गई थी। अर्जुन को आधी राहत आद्रिका और गंगा जी को देखकर ही हो गई थी। उसका बाकी का डाउट ऋषि से मिलकर ही क्लियर हो गया था। वह ऋषि को मिलकर बहुत खुश हो गया। ऋषि में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया था। वह वैसे ही था जैसा पहले था। ऋषि से बातें करने पर उसे ये साफ समझ में आ गया था कि ऋषि सौम्या से बहुत प्यार करता है और उसे सच में सौम्या के पास्ट से कोई मतलब नहीं है। ऋषि से अच्छा जीवन साथी सौम्या को मिल ही नहीं सकता है, जो सौम्या के पास्ट को भूलकर उसके साथ शादी करना चाहता था और उसे एक नई जिंदगी देना चाहता था। अर्जुन को मधु जी के ऊपर भी मान हुआ। उन्होंने ऋषि को उसके माँ बाप की डेथ के बाद बहुत अच्छे संस्कार और परवरिश दी थी, जिस वजह से ऋषि आज एक सुलझा हुआ और बेहतर इंसान था। अब उसे ऋषि और सौम्या की शादी से कोई ऐतराज नहीं था। अर्जुन ऋषि और सौम्या की शादी पक्की करके घर आया। सौम्या और उसकी माँ गंगा जी कब से अर्जुन का इंतजार कर रही थी। अर्जुन ने आकर सौम्या के सिर पर हाथ रखा और कहा कि ऋषि से अच्छा जीवन साथी तुझे कहीं नहीं मिल सकता। वह एक बहुत ही सुलझा हुआ और बेहतरीन इंसान है, इसलिए मैं तुम्हारी शादी पक्की करके आया हूँ। आज से 2 दिन बाद तुम्हारी सगाई और उसके 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है। सौम्या को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसने हाँ कर दी, क्योंकि उसे अपने भाई पर पूरा भरोसा था। उसका भाई उसके लिए जो भी करेगा वह सही ही करेगा, और उसे ऋषि पर भी भरोसा होने लगा था। उसे इतना तो पक्का यकीन था कि ऋषि उसे कभी भी धोखा नहीं देगा। उसने भी अर्जुन को हाँ कह दी, क्योंकि ऋषि से मिलने के बाद उसकी भी सोच बदल गई थी। आज तक वो किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब से वह ऋषि से मिलकर आई थी उसका शादी को लेकर नज़रिया ऋषि ने बदल दिया था और वह अब खुद भी ऋषि से शादी करना चाहती थी। ऋषि और सौम्या की शादी तय हो गई। ऋषि की तरफ से गिने चुने 20 लोग थे, जिसमें आद्रिका की दोस्त रश्मि और ऋषि का पूरा फ्रेंड सर्कल था। और अर्जुन सौम्या की शादी में ज़्यादा लोग नहीं चाहता था। वह चाहता था कि एक सिंपल फंक्शन में ही सौम्या की शादी हो, इसलिए उसने भी अपने स्टाफ और गिने चुने 20 लोगों को ही बुलाया था। एक छोटे से फंक्शन में ही दोनों की शादी करना तय हुआ। सगाई के 2 दिन बाद ही सिंपल तरीके से शादी का मुहूर्त निकाला गया। अर्जुन ने एक ही रिजॉर्ट में सगाई और शादी दोनों ही रखी थी, ताकि ऋषि की फैमिली को कोई दिक्कत ना हो और शादी की तैयारियां भी साथ साथ हों। आद्रिका को भी इससे कोई ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि उसे भी पता था कि कॉलेज से उसे बहुत कम दिनों की छुट्टी मिलेगी और उसे इस काम कम समय में सब मैनेज करना है। उसे अपनी माँ की हालत भी पता थी। वो उसकी तबीयत के साथ कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी। सौम्या के लिए तो ये सब जैसे एक सपने जैसा था।
सब कुछ इतनी अचानक हुआ था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लगने लगा था जैसे वो कोई नई दुनिया में जाने वाली है। आद्रिका को बड़ी मुश्किल से 6 दिन की छुट्टी कॉलेज से मिल पाई थी, वह भी सगाई वाले दिन से लेकर शादी के दूसरे दिन तक। सौम्या को भी एक वार्निंग के साथ छुट्टी मिली थी। शादी तय हो जाने पर सौम्या ने जॉब छोड़ने का फैसला कर लिया और उसने जॉब छोड़ने की नोटिस भी दे दिया था। सगाई वाले दिन आद्रिका ने पर्पल कलर की साड़ी पहनी हुई थी। रश्मि ने बड़ी जिद करके उसे यह साड़ी पहनाई थी। वैसे तो आद्रिका 35 साल की उम्र में भी खूबसूरत दिखती थी और उसने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ था, लेकिन उसने गहरे कलर पहनना छोड़ दिए थे। वह सिर्फ लाइट कलर ही पहनती थी ताकि वह लोगों की नज़र में न आए। पर्पल कलर में आद्रिका का रूप निखर गया था। गिने चुने जो कोई भी मेहमान आए थे उन सब की नज़र आद्रिका के ऊपर जाकर ठहर जाती थी। एक तरफ आद्रिका की माँ मधु जी और सौम्या की माँ गंगा जी साथ में ही बैठे थे। आद्रिका को बार बार अपनी माँ का ध्यान रखने की आदत थी, इसलिए वह फंक्शन के बीच में भी आकर अपनी माँ और गंगा जी के हालचाल पूछ लेती थी और उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं यह देख लेती थी। अर्जुन का ध्यान ना चाहते हुए भी आद्रिका की तरफ जा रहा था। उसने मोना के जाने के बाद से अपने दिल के दरवाजे किसी भी लड़की के लिए बंद कर दिए थे। वह किसी भी लड़की की तरफ ध्यान नहीं देता था। मोना से डिवोर्स हुए 10 साल हो गए थे, लेकिन इन 10 सालों में कोई भी लड़की अर्जुन का मन नहीं बदल पाई थी। लेकिन पता नहीं क्यों आद्रिका पहले दिन से ही उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ गंगा जी भी आद्रिका के स्वभाव से बेहद खुश थीं। उन्होंने आद्रिका जैसी लड़की आज तक नहीं देखी थी जो अपनी माँ का इतना ध्यान रखती थी और अपनी माँ के साथ साथ उनका भी इतना ध्यान रखती थी। हर थोड़े समय पर आकर खाने पीने के लिए पूछ जाना, उनको देख जाना, इतना ध्यान सौम्या और अर्जुन ने भी कभी उनका नहीं रखा था। सगाई के दूसरे दिन ही हल्दी और शाम को संगीत का फंक्शन था। ऋषि और सौम्या के सब दोस्त उन दोनों की शादी से बेहद खुश थे। वह सब भी ऋषि के अचानक ऐसे अमेरिका चले जाने से और सौम्या के विधवा हो जाने के बाद से सब से कट जाने से बेहद दुखी थे। उन दोनों की शादी तय होने से उन्हें अपने पुराने दोस्त भी वापस मिल गए थे। अर्जुन और गंगा जी दोनों ही अलग अलग वजह से आद्रिका की तरफ आकर्षित हो रहे थे। आद्रिका ने सब कुछ बहुत अच्छी तरह से अकेले ही मैनेज किया था। इतने सारे फंक्शन के बीच में भी वह 1 मिनट भी अपनी माँ का ध्यान रखना नहीं चूकी थी और साथ में उसने गंगा जी का भी खुद अच्छी तरह से ध्यान रखा था। शादी फिक्स होते ही सौम्या ने अपनी कॉलेज में जॉब छोड़ने के लिए एप्लीकेशन दे दी थी। कॉलेज के नियमानुसार 1 महीने पहले ही नोटिस देनी पड़ती है, इसलिए सौम्या को कैसे भी करके 1 महीना अपनी जॉब पूरी करनी थी। इसलिए वह हनीमून पर नहीं जा पाए थे। वह इसी वजह से उसे काफ़ी समय आद्रिका के साथ बिताने का मौका मिला था। आद्रिका के साथ रहते रहते उसे इतना ज़रूर पता चल गया था कि आद्रिका भले ऊपर से अपने आप को मजबूत दिखाती है, पर वो अंदर से बहुत टूटी हुई है। ऋषि के बहुत कम समय यहाँ रहने की वजह से उसका बार बार अर्जुन के घर आना जाना लगा ही रहता था और कुछ नहीं होता था तो अर्जुन और उसकी माँ आद्रिका के घर पर आ जाते थे। इसी दौरान अर्जुन को आद्रिका को और नज़दीक से जानने का मौका मिला था। उसे इतना पता चला था कि आद्रिका उससे कुछ साल ही छोटी है और उसने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन वह अभी आद्रिका की शादी ना करने की असली वजह नहीं जानता था। इतने सालों में उसे आद्रिका बाकी सभी लड़कियों से बहुत अलग लगी थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि वह आद्रिका को लेकर इतना क्यों सोच रहा है। वक्त धीरे धीरे अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। ऋषि और सौम्या की शादी को 1 महीना हो गया था। सौम्या ने अब कॉलेज की जॉब छोड़ दी थी, साथ में ऋषि की अमेरिका वापस लौटने की तैयारी भी शुरू हो गई थी। सौम्या को अभी अमेरिका जाने में 8 महीने ऐसे लगे ऐसा था। ऋषि ने सौम्या को वहाँ ले जाने की सारी प्रोसीजर तो शुरू कर दी थी, पर उसमें और समय लगने वाला था। ऋषि और सौम्या की वजह से आद्रिका और अर्जुन की काफ़ी बार मुलाकात हो जाती थी, लेकिन वह मुलाकात एक औपचारिक मुलाकात ही रहती थी, क्योंकि ना तो अर्जुन एक कदम आगे बढ़ा पाया था और ना ही आद्रिका उस दिशा में सोच रही थी। उसने तो वैसे भी शादी के लिए सोचना कब का बंद कर दिया था। अर्जुन की माँ गंगा जी जरूर चाहती थी कि अर्जुन अपनी पिछली ज़िंदगी भुलाकर आद्रिका के बारे में एक बार सोचे, क्योंकि उन्हें आद्रिका बाकी लड़कियों से अलग और अच्छी लगी थी। लेकिन वह अर्जुन से आद्रिका के बारे में कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। सौम्या की शादी हो जाने से गंगा जी की तबीयत में एकदम से सुधार आ गया था। वह हमेशा बीमार और निराश रहती थीं, अब वह धीरे धीरे अच्छी हो रही थीं। व्हीलचेयर छोड़कर वह अपने पैरों पर खुद से खड़ी होने लगी थी। अर्जुन भी गंगा जी की तबीयत में आए सुधार से खुश था। आद्रिका के साथ रहते रहते सौम्या ने इतना जरूर देखा कि आद्रिका ने अपने आप को एक रूटीन में कैद करके रखा हुआ है, जो सुबह उठकर माँ से शुरू होकर कॉलेज जाने से लेकर माँ की देखभाल पर
रात को माँ के साथ ही खत्म होता था। वो उनके इस अकेलेपन का कारण तो नहीं जानती थी, पर उसके अकेलेपन को महसूस जरूर कर सकती थी, क्योंकि इस अकेलेपन के दर्द से वह खुद भी गुजर चुकी थी। वो आद्रिका के दर्द को भी महसूस कर रही थी। चेहरे पर मुस्कान होते हुए भी आंखों में छुपी उदासी को सौम्या देख सकती थी। वह आद्रिका के बारे में कुछ जानती नहीं थी और उसमें आद्रिका को पूछने की हिम्मत भी नहीं थी। एक दिन उसने मौका पाकर ऋषि से आद्रिका के बारे में पूछ लिया। ऋषि को भी लगा कि सौम्या अब उसके परिवार का हिस्सा है, तो उसे आद्रिका के बारे में जानने का पूरा हक है। वो उसके अकेलेपन के दर्द को समझेगी, क्योंकि कभी उस दर्द से वो भी गुजर चुकी है। सौम्या ने ऋषि से कहा, तुम मुझे गलत मत समझना, मैं सिर्फ उनकी मदद करना चाहती हूँ। तुमने और आद्रिका दी ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो मैं इस अकेलेपन से कभी भी बाहर नहीं आती। मैं चाहती हूँ कि आद्रिका दी इस अकेलेपन से बाहर आएँ। मुझे पता है कि मैं पहले कितनी बड़ी गलती कर रही थी, और अब जब मैं तुमसे जुड़ी हूँ तब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं कितनी गलत थी। मेरी सोच भी कितनी गलत थी। मैं चाहती हूँ आद्रिका दी भी इस गलती को सुधारें। ऋषि थोड़ी देर एकदम से चुप रहा, फिर उसने आद्रिका के बारे में बताना शुरू किया। साहिल हमारा पड़ोसी था। आद्रिका और साहिल बचपन के दोस्त थे। दोनों स्कूल में भी एक ही क्लास में पढ़ते थे और कॉलेज में भी साथ में पढ़ते थे। साहिल का पता नहीं, लेकिन आद्रिका साहिल से बहुत प्यार करती थी और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। साहिल की माँ की बचपन में ही मौत हो गई थी। उसके पापा ने दूसरी शादी नहीं की थी और वो और उसके पापा अकेले ही रहते थे। इस वजह से चाची को भी साहिल से सहानुभूति थी। अक्सर साहिल हमारे घर पर ही रहता था और चाची उसे कुछ न कुछ बनाकर खिलाती पिलाती रहती थी। चाची उसका अपने बच्चे के जैसे ही ध्यान रखती थी। कॉलेज खत्म होने के बाद साहिल के पापा हार्ट अटैक से मौत हो गई। साहिल एकदम अकेला हो गया। उसने आगे पढ़ना छोड़ दिया। इधर आद्रिका ने आगे की पढ़ाई जारी रखी थी। वो कॉलेज में प्रोफेसर बनने की एग्ज़ाम की तैयारियों में लगी थी। लेकिन साहिल कुछ नहीं कर रहा था। वह बस इधर उधर घूमता रहता था। अचानक से उसके दिमाग में अमेरिका जाने का भूत चढ़ा, लेकिन फाइनेंशियली कंडीशन उसकी ऐसी नहीं थी कि वह अमेरिका जा सके, और ना ही ऐसी कोई डिग्री उसके पास थी। फिर भी आद्रिका ने उसे दिलासा दिया और हर तरह से मदद करने की हिम्मत दी। आद्रिका ने साहिल को अमेरिका में आगे पढ़ने जाने के लिए एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन साहिल वो एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं कर पाया। अमेरिका जाने का पागलपन उसके दिमाग में इतना ज़्यादा हावी हो गया था कि वह बस कैसे भी करके अमेरिका जाना चाहता था। कुछ सालों में आद्रिका प्रोफेसर भी बन गई और कॉलेज में जॉब भी करने लगी। साहिल का पागलपन पूरा करने के लिए आद्रिका ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसने चाचा की अच्छी खासी रकम और अपनी सेविंग्स सब साहिल को अमेरिका भेजने के लिए खर्च कर दी। साहिल ने आद्रिका के प्यार की परवाह किए बगैर अमेरिका जाने के लिए वहाँ की एक किसी लड़की से शादी कर ली। हमारे लिए और आद्रिका के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन साहिल ने उसे दिलासा दिया कि उसने सिर्फ वहाँ जाने के लिए शादी की है। जैसे ही वो वहाँ सेटल हो जाएगा, वह उस लड़की को डिवोर्स दे देगा। साहिल के प्यार में पागल आद्रिका उसकी बातों पर यकीन करती रही। धीरे धीरे साहिल ने बिल्कुल ही कांटेक्ट तोड़ दिया। जिस एड्रेस पर वो रहता था, उसने वह घर और शहर भी छोड़ दिया। आद्रिका अभी भी साहिल की झूठी उम्मीद में जी रही थी। उसी दौरान अचानक मेरा भी अमेरिका जाना तय हो गया। मैंने अमेरिका जाकर अपने तरीके से साहिल की खोज खबर शुरू की। थोड़े समय में मुझे पता चल गया कि साहिल ने अमेरिका जाने के लिए जिस लड़की से शादी की थी, उसे तो उसने 1 साल में ही डिवोर्स दे दिया था। उसके बाद तो उसने अपने ऑफिस में ही उसके साथ जॉब कर रही किसी लड़की के साथ शादी की थी और उसकी एक बेटी भी है। आद्रिका यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि साहिल ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया था। उसके साथ प्यार का सिर्फ खेल खेला था। उसने अपना सब कुछ साहिल के पीछे लुटा दिया। साहिल को अमेरिका भेजने के लिए उसने अपना सब कुछ लुटा दिया और साहिल ने वहां जाकर उसे लात मार दी। वह वहां पर सेटल हो गया, एक अच्छी लाइफ जीने लगा, शादी कर ली। उसे आद्रिका से कोई मतलब नहीं था। जब मैं साहिल से मिलने गया तो उसने मेरा बहुत अपमान किया और आद्रिका के बारे में भी बहुत गलत बोला। कोई इंसान इस हद तक गिर सकता है, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था और ना ही कभी देखा था। साहिल के धोखे से आद्रिका टूट गई। इस धोखे के बाद से उसे प्यार पर विश्वास ही नहीं रहा। उसने शादी ना करने का फैसला कर लिया। वह अब किसी भी पर भी भरोसा नहीं करती है। साहिल से धोखा खाने के बाद बस अपने अकेलेपन के साथ जी रही है। उसकी दुनिया सिर्फ उसकी जॉब और चाची है। चाची को आद्रिका की बहुत चिंता होती है। वो सोचती हैं कि उनके जाने के बाद वह अकेली कैसे जिएगी। लेकिन आद्रिका कुछ भी सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। उसे शादी करनी ही नहीं है और अब तो उसकी उम्र भी हो गई है। 35 की हो गई है वो। सौम्या ने ऋषि से कहा, 35 की हुई है, 50 की नहीं हुई वो।
35 कोई उम्र नहीं है रुक जाने की। 35 में भी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। अब तो कितने लोग जो करियर ओरिएंटेड होते हैं, वह 30 के बाद ही शादी करते हैं। तुमने ऐसे कैसे हार मान ली और आद्रिका दी को ऐसे ही उनके हाल पर छोड़ दिया? पता है, मेरे भाई का भी ऐसा ही सेम हुआ था। लेकिन फ़र्क इतना है कि उन्हें अपनी शादीशुदा लाइफ में धोखा मिला। उन्होंने मोना से बहुत प्यार किया था, लेकिन उन्होंने कभी भी भाई से शादी प्यार प्यार के लिए नहीं की थी, बल्कि उसने तो शादी भाई से कि सिर्फ पैसे के लिए की थी। उसने भी भाई को धोखा दिया और उसके बाद भाई टूट गए। भाई भी अब शादी करना नहीं चाहते हैं। एक समय में भी मैं भी ऐसे ही थी। मैं भी टूट गई थी। लेकिन अब मुझे ज़िंदगी का असली मतलब समझ आ रहा है। जो गलती मैंने की थी, वह गलती मैं अपने अपनों को नहीं करने दे सकती। तुम अपनी तरफ से कोशिश करके देख लो, लेकिन मुझे पता है कि आद्रिका कभी भी नहीं मानेगी। और अगर वह तुम्हारी बात मानती है, तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। ऋषि ने निराश आवाज में सौम्या से कहा। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया भी है और मैंने कुछ अलग सोचा भी है, लेकिन वह मैं अभी तुम्हें नहीं बताऊंगी। मैं सोच रही हूँ कि हम लोग हनीमून पर तो कहीं गए ही नहीं हैं, तो क्यों ना हम हनीमून के बहाने एक फैमिली ट्रिप कर लेते हैं। मेरे भाई और माँ और यहाँ से आद्रिका दी और चाची, हम सबको लेकर 3-4 दिन के लिए कहीं घूमने चलते हैं। सौम्या और ऋषि दोनों अपनी अपनी फैमिली को लेकर 4 दिन के लिए पंचगनी गए। ऋषि बस 15 दिन में अमेरिका वापस लौटने वाला था और उसके कुछ महीनों में सौम्या भी अमेरिका चली जाने वाली थी। दोनों चाहते थे कि थोड़ा जो समय बचा है वह अपनी फैमिली के साथ बिताएं। ऋषि से शादी करने के बाद सौम्या को एक साथी की अहमियत समझ में आई थी, क्योंकि शादी सिर्फ 3 महीने में ही उसके पति की डेथ हो गई थी। जब तक वो दोनों एक दूसरे को समझ पाते, उससे पहले ही सौम्या अकेली हो गई थी। उसे अब ये एहसास हो रहा था कि आज तक वो कितना गलत सोचती थी। उसने अपने पति की मौत के बाद अपने आप को एक दायरे में बंद कर दिया था। उस समय शायद वह कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में ही नहीं थी। शादी के सिर्फ 3 ही महीने में मिले इतने बड़े झटके और अपने भाई की इतनी बुरी असफल शादीशुदा जिंदगी को देखकर वह अंदर से टूट गई थी। अगर ऋषि उसकी जिंदगी में वापस नहीं आता, तो शायद वो जिंदगी जीना ही भूल गई थी। अब जब वह आद्रिका और अर्जुन को अकेला देख रही थी, तब उसे समझ आ रहा था कि वह दोनों भी किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं। दोनों ही धोखे के शिकार हुए थे। आज तक तो उसने अपने भाई के बारे में कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि वह खुद कभी अपने दुख से बाहर ही नहीं आ पाई थी। लेकिन अब जब उसे सही मायने में सब समझ में आने लगा था, तो वह चाहती थी कि आद्रिका और अर्जुन जीवन साथी बने, एक दूसरे का सहारा बने। दोनों ही अपने आप में अकेले अधूरे थे। अगर वह दोनों मिल जाएंगे तो पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि दो टूटे इंसान ही एक दूसरे का दर्द समझ सकते हैं। और यहाँ पर आद्रिका और अर्जुन दोनों ही टूटे हुए थे। बहुत ही सुंदर जगह पर रिजॉर्ट बना हुआ था, जहाँ से सामने दूर दूर तक फैली पहाड़ियां दिखती थी। फरवरी का महीना होने की वजह से मौसम भी ठंडा था। गंगा जी और मधु जी को एक दूसरे की अच्छी कंपनी मिल गई थी। वे दोनों बैठकर अपने जमाने की बातें किया करती थी। ऋषि और सौम्या अपने हिसाब से घूमते फिरते थे। आद्रिका या तो बुक पढ़ती रहती थी, या फिर गंगा जी और मधु जी की बातें सुनती थी, या तो फिर इस रिजॉर्ट के आजू बाजू वॉक करने आती थी। अर्जुन तो एक्सरसाइज और स्विमिंग करता ही था। वह रिजॉर्ट में बने जिम में ज्यादातर समय व्यतीत करता था, या फिर स्विमिंग करता था, या बाकी के समय में वह भी वॉक पर चला जाता था। अभी तक सौम्या ने ऋषि को अपने इरादे बताए नहीं थे। वह मौका देखकर ऋषि को बताना चाहती थी। यहाँ पंचगिनी रिजॉर्ट में आए हुए उनको 2 दिन हो गए थे। अब सौम्या को भी टेंशन हो रही थी, क्योंकि उसके पास अब सिर्फ 2 ही दिन बचे थे और 2 दिन में ही उसे अर्जुन और आद्रिका को शादी के लिए राजी करना था। सौम्या ने रात को मौका देखकर ऋषि से आद्रिका और अर्जुन की शादी की बात की। सौम्या की बात सुनकर ऋषि बेड पर उछल पड़ा। नो, इम्पॉसिबल। यह कभी नहीं हो सकता। तुम्हारे भाई का नहीं पता, लेकिन आद्रिका कभी नहीं मानेगी। और उसे भनक भी लग गई ना कि हम इस इरादे से यहाँ पर उसे लेकर आए हैं, तो वह बहुत नाराज हो जाएगी मुझसे। देखो, तुम शांति से सोचो। अभी तक भाई को भी नहीं पता है कुछ भी। यह बस मैं तुम्हें ही बता रही हूँ। मैंने माँ और चाची को भी नहीं बताया, लेकिन हम चाहें तो यह कर सकते हैं। और मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, मेरी माँ सौम्या को पसंद करती हैं। भाई को भी मैंने चुपके चुपके से कितनी बार आद्रिका को देखते हुए देखा है, लेकिन फिर भी वह अपनी नज़र बदल देता है। देखो, तुम समझने की कोशिश करो। आज तक यही गलती मैं कर रही थी, जबकि मेरा कोई बुरा अनुभव भी शादी या प्यार को लेकर नहीं था। मैं बस शादी के 3 महीने में विधवा हो गई थी, लेकिन यहाँ पर आद्रिका दी और भाई दोनों बुरे अनुभवों से गुजरे हैं। दोनों को ही प्यार में धोखा मिला है। भाई ने तो शादी की भी और उन्हें धोखा मिला। सोचो, किसी ऐसे इंसान के लिए अपने आप को अकेला कर देना कहाँ तक सही है, जो इंसान ने तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं, और तुम्हारी फीलिंग्स का मजाक बनाकर वो तुम्हें लात मारकर अकेला छोड़कर चला गया। क्या ऐसे इंसान के पीछे पूरी जिंदगी अकेले रहना सही है? किसी और के धोखे की सजा अपने आप को देना कहाँ तक सही है?
ये दोनों यही कर रहे हैं। यह दोनों ही बेगुनाह होते हुए भी किसी और के गुनाह की सज़ा अपने आप को दे रहे हैं। आज तक मैं शायद स्वार्थी हो गई थी, या फिर मैं अपने दुःख में इतनी डूबी थी कि मैं अपने भाई के दुःख को समझ ही नहीं सकी। मैंने कभी भी उनकी तकलीफ़ को समझने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन अब मुझे उनका दुःख समझ में आ रहा है। तुम्हारे साथ जब मैंने नई ज़िंदगी शुरू की है, तब मुझे एहसास हो रहा है कि उनको भी नई ज़िंदगी शुरू करने का पूरा हक़ है। तुम कह तो बिल्कुल सही रही हो। देख लो, तुम अपने हिसाब से क्या कर सकती हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जब भी कहोगी मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा रहूँगा। ऋषि के जवाब से सौम्या के चेहरे पर भी सुकून आ गया। उसे बस अब कल का इंतजार था। सौम्या ने जो सोचा था वह मुश्किल ज़रूर था, पर इम्पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अब तक अर्जुन और आद्रिका भी एक दूसरे के स्वभाव से थोड़े-थोड़े परिचित हो चुके थे और उन दोनों में बहुत बनती नहीं थी। तो कुछ बिगड़ा भी नहीं था। वह दोनों औपचारिक बातें तो कर ही लेते थे। उन दोनों की पसंद भी काफ़ी हद तक मिलती थी, बस वह दोनों थोड़ा एक-दूसरे से दूर-दूर रहते थे। सौम्या ने रात में ही सोच लिया था कि वह सुबह ही अपने भाई का मन टटोलने की कोशिश करेगी और उसके बाद खुद जाकर आद्रिका से बात करेगी। सुबह सौम्या की आँख थोड़ी देर से खुली। वह उठकर बाहर आई तो उसने अपनी माँ और चाची दोनों को बैठकर गप्पे लड़ाते हुए देखा। उसने सब तरफ देखा, लेकिन उसे उसका भाई और आद्रिका दोनों ही नज़र नहीं आए। वह सब जगह उन्हें ढूंढ कर आई, लेकिन वह दोनों कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। वह वापस आ बाहर आई और अपनी माँ के पास बैठकर उन दोनों का इंतजार करने लगी। तभी उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने देखा तो उसका भाई और आद्रिका दोनों साथ साथ बातें करते हुए हंसते हंसते बाहर से अंदर रिजॉर्ट की में उनके पास आ रहे थे। ऋषि के लिए भी यह नज़ारा किसी झटके से कम नहीं था। वह भी हैरानी से उन दोनों को ही देख रहा था। आद्रिका और अर्जुन को इस तरह से एक दूसरे के साथ हंसते हंसते बात करते हुए देखकर ऋषि सौम्या दोनों ही हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ में बातें भी करेंगे और वह भी इस तरह से हंसते हंसते आएंगे। सौम्या ने तो ना जाने रात से कितनी प्लानिंग कर रखी थी अपने भाई से बात करने के बारे में, लेकिन सुबह तो पूरा नज़ारा ही बदल गया था। सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए इकट्ठा हो गए थे। ऋषि ने इशारों में ही सौम्या को कुछ भी बोलने से या पूछने से मना किया था, इसलिए सौम्या ने उन दोनों को लेकर कोई बात छेड़ी ही नहीं। उन दोनों के साथ नॉर्मल ही बात करने लगी। ब्रेकफास्ट के बाद सब जब गार्डन में बैठकर बात कर रहे थे, तब आद्रिका ने उनको बताया कि यहाँ पर नज़दीक में ही एक फॉल है। दोनों ही अलग अलग जगह से उस फॉल तक पहुँचे थे। वहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत था। दो चार लोगों को छोड़कर वहाँ पर कोई भीड़ नहीं थी। आद्रिका ने ऋषि से कहा कि मैं थोड़ी देर वहाँ पर बैठना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था, इसलिए मैंने मिस्टर अर्जुन से रिक्वेस्ट की वहाँ बैठने की। वो मान गए। बातचीत में इतना समय चला गया कि हम लोगों को पता ही नहीं चला कि कितने बज गए हैं। सौम्या इस बात से खुश हुई कि दोनों के बीच में बातचीत तो हुई, क्योंकि अभी तक तो इतने समय से दोनों एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करते थे। सिर्फ औपचारिक मुलाकात होती थी। लेकिन अब सौम्या को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अपने भाई से बात करे कि नहीं। फिर ऋषि ने सौम्या से अर्जुन से बात करने का से मना कर दिया। उसने कहा कि अब इन दोनों पर छोड़ दो और जो होता है वह देखो। हो सकता है कि जो बातचीत शुरू हुई है वो हमारे कुछ कहने से वापस बंद हो जाए, और जो थोड़ी बहुत भी उम्मीद है वह भी टूट जाए। सौम्या को भी ऋषि की बात सही लगी। उसने भी फिलहाल चुप रहना ही सही समझा। 4 दिन बाद सब वापस अपने अपने घर लौट आए और रूटीन में बिजी हो गए। ऋषि जाने की तैयारियों में लग गया और साथ में सौम्या को वहां बुलाने की प्रोसीजर में भी उलझ गया। इस 4 दिन की छुट्टी में इतना फायदा हुआ था कि अर्जुन और आद्रिका के बीच अच्छी सी दोस्ती हो गई थी। दोनों एक दूसरे के नंबर भी एक्सचेंज किए और दोनों ने एक दूसरे से सहज बातचीत भी करने लगे। थोड़े समय में ऋषि वापस अमेरिका चला गया। आद्रिका, आदित्य सब अपने रूटीन में आ गए। सौम्या ने पहले ही अपनी जॉब छोड़ दी थी, इसलिए वह थोड़े दिन आद्रिका के साथ रहती थी और थोड़े दिन अपने भाई और माँ के साथ। इस वजह से अक्सर अर्जुन और आद्रिका की भी मुलाकात हो जाती थी। सौम्या चाह कर भी अपने भाई से आद्रिका के बारे में बात नहीं कर पाई थी। उसने सब वक्त पर छोड़ दिया था। हाँ, लेकिन इसका फायदा इतना जरूर हुआ था कि अब सौम्या जब भी आद्रिका के साथ शॉपिंग, मूवी, लंच या डिनर पर जाती थी, अर्जुन भी कई बार उनके साथ जाता था। अर्जुन को आद्रिका की कंपनी अच्छी लगती थी। सौम्या अपने भाई के घर रहने गई थी जब अर्जुन पर आद्रिका का आधी रात को कॉल आया। आद्रिका की माँ एकदम से बेहोश हो गई थी। आधी रात को उसे समझ में नहीं आ रहा था कि किसे बुलाए। उसने एम्बुलेंस पहले ही बुला ली थी और वो हॉस्पिटल पहुंचने ही वाली थी। फिर उसे अर्जुन का ख्याल आया था। आद्रिका जब अपनी माँ को लेकर एम्बुलेंस में हॉस्पिटल पहुंची, तब तक अर्जुन भी सौम्या के साथ वहां पहुंच चुका था। हॉस्पिटल में पहुंचते ही हॉस्पिटल वालों ने बताया कि आद्रिका की माँ मधु जी अब इस दुनिया में नहीं है।
उनको हार्ट अटैक आया था और अब उनका देहांत हो चुका है। आद्रिका के लिए ये सदमा इतना गहरा था कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाई और बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तब वो अपने घर में थी और उसकी माँ की अंतिम विदाई की तैयारी चल रही थी। अर्जुन और सौम्या ने सब कुछ संभाल लिया था। ऋषि थोड़े समय पहले ही गया था, इसलिए वो वापस आ सके ऐसा नहीं था। आद्रिका को तो कोई होश ही नहीं था। वो बस यंत्रवत जो अर्जुन और सौम्या उसे कह रहे थे वो कर रही थी। आद्रिका के लिए उसकी दुनिया सिर्फ उसकी माँ थी। माँ के जाने से उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। आद्रिका ने अपनी माँ को मुखाग्नि दिया। उसे कुछ होश ही नहीं था। जब वो घर पर वापस आई तो उसे होश आया। पूरे खाली घर में अब वो अकेली थी अपनी माँ के बगैर। इतने सालों का उसकी माँ का साथ पल भर में छूट गया था। आद्रिका के लिए यह सदमा बर्दाश्त के बाहर था। धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन आद्रिका ने एक चुप्पी साध ली थी। उसके पापा की मौत के बाद उसके पापा की मौत और साहिल के धोखे पर वो इतना नहीं टूटी थी जितनी कि वो अपनी माँ की मौत से टूट गई थी। सौम्या के भी अमेरिका के वीजा आ गया था। वह ऐसे आद्रिका को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी भी मजबूरियां थी। उसे भी ऋषि के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करनी थी। वह अमेरिका ऋषि के पास चली गई। उसे आद्रिका की बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। आद्रिका यंत्रवत जी रही थी। अर्जुन हर एक दिन छोड़कर आद्रिका से मिलने आता था। वैसे तो वह हर रोज आना चाहता था, पर आद्रिका के लिए कोई गलत न समझ ले, इसलिए वो खुद को कंट्रोल करता था। अर्जुन को आद्रिका के लिए बहुत बुरा लग रहा था। हंसती मुस्कुराती आद्रिका एकदम से जिंदा लाश बन गई थी। अर्जुन को आद्रिका से प्यार हो गया था, पर वो अपने पहले बुरे अनुभव की वजह से अपनी फीलिंग्स को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। सौम्या अमेरिका चली गई थी। ऋषि ने आद्रिका को भी अमेरिका आने के लिए कहा, लेकिन आद्रिका अपना घर अपना शहर छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। अर्जुन आद्रिका के लिए परेशान रहने लगा था। अक्सर वो देर रात तक गार्डन में बैठकर सोचता रहता था। गंगा जी अर्जुन की परेशानी देख रही थीं और समझ भी रही थीं, लेकिन वो चाहते थी कि अर्जुन खुद आगे बढ़े। शाम को अर्जुन ऑफिस से लौटते वक्त आद्रिका से मिलने उसके घर गया। काफी देर तक डोर बेल बजाने के बाद भी जब आद्रिका ने दरवाजा नहीं खोला तो अर्जुन ने उसके मोबाइल पर बहुत बार कॉल किया, लेकिन कॉल भी किसी ने नहीं उठाया। तब अर्जुन ने उसकी फ्रेंड रश्मि को फोन किया। उसने कहा कि वह आज कॉलेज भी नहीं आई है। अर्जुन का दिल किसी अनजान आशंका से धड़क उठा। उसने आद्रिका के घर का दरवाजा तोड़ दिया। आद्रिका अपने बेड पर बेहोश पड़ी थी। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। अर्जुन तुरंत उसे उठाकर अस्पताल लेकर गया। वायरल फीवर की वजह से वो बेहोश हो गई थी। आद्रिका जब होश में आई तब उसने अपने आप को अस्पताल में पाया। रश्मि उसके सिरहाने ही बैठी हुई थी। जैसे ही उसने आद्रिका को होश में आया देखा तो वो उसके गले से लग गई। पता है कितना डर गए थे हम। तुम पिछले 2 दिनों से बेहोश थी। 2 दिन बाद आज तुम होश में आई हो। अगर उस दिन अर्जुन जी तुम्हारे घर नहीं आते और तुम्हें यहाँ नहीं लाते तो तुम कोमा में चली गई होती। तुम्हारा बीपी एकदम लो था। पता है यहाँ तुम्हारे साथ अर्जुन जी ही रह रहे हैं। उन्होंने तुम्हारी देखभाल की है। पिछले 2 दिनों से उन्होंने ना ठीक से खाया है और ना ही सोए हैं। रश्मि की बातें आद्रिका बड़ी हैरानी से सुन रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अर्जुन ने उसके लिए इतना किया है। उसे उस दिन क्या हुआ था कुछ याद ही नहीं था। तभी अर्जुन डॉक्टर के साथ अंदर आया। आद्रिका को डिस्चार्ज तो मिल गया था, पर वो बेहद कमजोर हो गई थी। डॉक्टर ने पूरे 1 हफ्ते तक आद्रिका को कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बोला था। साथ में खान पान का भी ध्यान रखने के लिए कहा था। पिछले 6 महीने से जब से उसकी माँ की डेथ हुई थी, आद्रिका ने अपने शरीर पर खाने पीने पर बिल्कुल भी ध्यान देना बंद कर दिया था। वह बस कॉलेज से घर और घर से कॉलेज एक रूटीन में ही जी रही थी, जिसका परिणाम यह हुआ था कि उसके शरीर में खून की कमी हो गई थी और कमजोरी आ गई थी। उसका बीपी काफी समय से लो रहने लगा था, जिस वजह से अभी उसकी तबीयत बहुत बुरी तरह से बिगड़ी थी। आद्रिका अर्जुन को देख रही थी, लेकिन अर्जुन बिल्कुल भी आद्रिका की तरफ देख भी नहीं रहा था और उसके साथ बोल भी नहीं रहा था। रश्मि ने पहले ही आद्रिका का सामान पैक कर दिया था। अर्जुन ने आद्रिका को गोद में उठा लिया और रश्मि को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए हॉस्पिटल के बाहर जाने लगा। आद्रिका अचानक से अर्जुन के उसको गोद में उठाने से हैरान रह गई। उसे शर्म आ रही थी, लेकिन अर्जुन को किसी की परवाह नहीं थी। अर्जुन ने संभाल कर आद्रिका को गाड़ी की पिछली सीट पर बिठा दिया। वो खुद ड्राइवर के साथ आगे बैठ गया। रश्मि दूसरी तरफ से आद्रिका की बाजू में जाकर बैठ गई। गाड़ी तेज रफ्तार से सड़कों पर दौड़ने लग गई। कमजोरी की वजह से आद्रिका तुरंत सो गई। गाड़ी के रुकने के साथ आद्रिका की आंख भी खुल गई। उसने देखा तो गाड़ी अर्जुन के घर के बाहर रुकी थी। अर्जुन ने आद्रिका की तरफ का दरवाजा खोला और वापस आद्रिका को अपनी गोद में उठा लिया। अब आद्रिका को बड़ी शर्म आने लगी, क्योंकि सामने ही अर्जुन की माँ और रमा मौसी खड़े थे और उनकी आजू बाजू दूसरे नौकर चाकर खड़े थे। आद्रिका ने धीरे से अर्जुन को नीचे उतारने के लिए कहा, लेकिन अर्जुन ने अनसुना कर दिया। आद्रिका ने 2 बार अर्जुन से नीचे उतारने के लिए कहा, लेकिन अर्जुन ने दोनों बार अनसुना कर दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। आद्रिका ने
कोई उपाय ना जानकर अपनी आंखें कसकर बंद कर दी। अर्जुन ने आद्रिका को अंदर लाकर सोफे पर बिठा दिया और उसकी बाजू में बैठ गया। आद्रिका को अर्जुन के बिहेवियर से बहुत हैरानी हो रही थी। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन उसे उसके घर में ले जाने की जगह अपने घर क्यों लेकर आया है। तभी गंगा जी ने अर्जुन से पूछा, शादी की सब तैयारी हो गई है ना? तैयारी सब हो गई है। मैरिज रजिस्ट्रेशन वाले 11 बजे तक आ जाएंगे। फिर पंडित जी मंत्र पढ़ेंगे और मैं मंगलसूत्र पहनाकर सिंदूर भर दूंगा। आद्रिका अवाक सी बस अर्जुन की बातें सुन रही थी। अचानक गंगा जी ने आद्रिका से पूछ लिया, तुम 1 घंटे बैठ पाओगी ना बेटा? बस एक बार शादी हो जाए फिर आराम ही करना। फिर उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा जैसे ही आद्रिका की तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए तुम उसे एक लंबी छुट्टी पर ले जाना। वो क्या कहते हैं, हनीमून पर ले जाना। अब चौंकने की बारी आद्रिका की थी। उसने सवालिया नजरों से अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन ने एक मुस्कुराहट के साथ आद्रिका की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ माँ, आपकी बहुत आपकी बहू कल 1 घंटा शादी होने तक बैठ जाएगी और जब ये ठीक हो जाएगी तब मैं इसे लंबे हनीमून पर ले जाऊंगा। अर्जुन अब भी आद्रिका की आंखों में ही देख रहा था। अर्जुन की बातें सुनकर आद्रिका के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने शर्मा कर अपनी आंखें झुका ली। दोनों ने एक दूसरे को बिना कहे ही अपने प्यार का इकरार कर लिया था। अर्जुन ने आद्रिका से रजिस्टर मैरिज कर ली और उसे मंगलसूत्र पहना दिया और मांग में सिंदूर भर दिया। आद्रिका की खराब तबीयत की वजह से उसने पूरे रस्मों के साथ शादी नहीं की थी, लेकिन शादी के बराबर 1 महीने बाद उसी तारीख को अर्जुन ने आद्रिका के साथ पूरे रस्मों रिवाज के साथ फिर से शादी की। शादी के 1.5 साल बाद जूनियर अर्जुन आद्रिका की गोद में था। दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि उम्र के इस बीच वाले पड़ाव पर दोनों कभी शादी भी करेंगे और दोनों को जोड़ने वाली कोई कड़ी भी उनकी जिंदगी में आ जाएगी। एक अलग ही रिश्ता बना था दोनों के बीच, जहाँ ना कभी इकरार हुआ, ना कभी दोनों ने अपने दिल की बात एक दूसरे को बताई। फिर भी दो टूटे हुए दिल एक दूसरे का सहारा बन गए और जुड़कर एक पूरा दिल बन गए।